बहुत सारे लोग नवतारा चक्र को यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, उसे भी यूटिलाइज करते हैं, वो मानते हैं दशाओं के रिजल्ट मिल जाते हैं इससे। मैं भी पढ़ाता हूँ, मगर क्या नवतारा चक्र से दशाओं के रिजल्ट मिलते हैं क्या? नहीं मिलते। ठीक है, मगर हम उसे यूटिलाइज कर लेते हैं। इसी तरीके से दशाओं का और भी है। दशा प्रवेश पद्धति है। इसके बाद आपका दशा लग्न पद्धति है। इसके अलावा मैं विंशोत्तरी दशा की बात कर रहा हूँ, प्रोग्रेस लग्न पद्धति है। फिर आपका लघु पाराशरी है। और इसके बाद इन सभी चीज़ों की रिसर्च करके करके जो दशाएं आती हैं वो हैं। अब आप इनमें से मैं अलग अलग बताऊंगा, सब अलग अलग चीज़ें बोलेंगे। नवांश के बेस पे भी दशाओं को हम प्रेडिक्ट करते हैं। तो हमने जब हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो हमें ये सब मान के चलना है कि कोई भी लाइन नहीं होंगी, दो चीज़ें एक जैसी नहीं होंगी। ये आपने अपना कंसेप्ट बनाना है कि आपको कौन सी चीज़ सूटेबल लगती है। जैसे एस्ट्रोलॉजी की अलग अलग भी ब्रांच हैं बहुत सारी। किसी ब्रांच में कुछ बता रखा है, किसी ब्रांच में कुछ बता रखा है। तो वो एक्सपीरियंस से वो चीज़ें आती हैं जो भी हैं, उन्हें सभी को हमें सीखना है। और इसके बाद में एक्सपीरियंस के साथ हमें ये पता चलता है कि कौन सी चीज़ लगने वाली है। मगर फिर भी मैं क्लैरिफाई करता हूँ कि उन दोनों में कोई भी विरोधाभास या जिसे बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, जो मैंने बताया। ग्रह की स्ट्रेंथ, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इसका जवाब कोई देता नहीं है। किसी से भी जाके पूछ लो, क्योंकि मैं भी 25-30 साल तक भटकता रहा, यहाँ गया वहाँ गया। मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया कहीं भी कि ग्रह की स्ट्रेंथ के लिए उल्टा सीधा आड़ा टेढ़ा जवाब आता है जनरली। उच्च का मान लिया तो आपने देखा होगा बड़ा ज़्यादा ग्लैमराइज करते हैं, उच्च का ग्रह हो गया तो पता नहीं जिंदगी बन गई। और दूसरा या फिर नीच का हो गया तो खेल खत्म हो गया। इस तरीके से हम मानकर चलते हैं। पहले के ज़माने के लोग जो थे, देखिए उसको अंडरस्टैंड करिए। उनको आप जब किसी ग्रह का बल निकालोगे ना, षट बल को यूटिलाइज करके, तो वो आप एक कुंडली में सभी 12 ग्रहों का, अब वो सभी 7 ग्रहों का बल निकालोगे तो मुझे लगता है कम से कम 2 दिन का आपको समय लग जाएगा। और लॉट ऑफ कैलकुलेशन होगी। और उसके बाद भी उसमें, क्योंकि आप जब कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो कुछ गलतियां होंगी। तो अब किसी की कुंडली मेरे पास आ गई तो क्या मैं 2 दिन तक उसका ग्रह बल निकालता रहूंगा? इसके बाद उसमें भी गलती होगी, फिर मैं उसकी प्रेडिक्शन दूंगा। क्योंकि सॉफ्टवेयर तो अवेलेबल था नहीं। आज से 30-40 साल पहले आप चले जाओगे तो आप हाथ से कुंडली बनाते थे, हाथ से चंद्र कुंडली बनाते थे, हाथ से दशाएं निकालते थे। तो कुंडली बनाने वाले ने तो बना दी, मगर जब उसको आप एनालिसिस कर रहे हो तो कितना समय लगेगा। तो उन लोगों ने रास्ता निकाल रखा था छोटा सा, क्या, एक्सोल्टेड। क्योंकि उसके लिए कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, या एक दिग्बल पता चल जाता है आपको बगैर किसी कैलकुलेशन के। दो चीजें आपको कुंडली देख के पता चल जाती हैं। तो आपने देखा होगा कि वो पुराने जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं वो दिग्बली और एक्सोल्टेड को बहुत ज्यादा वेटेज देते थे। मगर 600 नंबर का यदि पेपर है तो उसमें एक्सोल्टेशन के 60 नंबर है केवल, और दिग्बल के भी 60 नंबर हैं। तो एक्सोल्टेड और डेबिलिटेड है तो जीरो मिल जाएगा 60 में से, एक्सोल्टेड है तो 60 मिल जाएंगे। मगर वो 600 नंबर का पेपर है। अब बाकी 540 नंबर कहीं और से मिलने हैं आपको। तो इतना सा केवल 10% वेटेज होता है एक्सोल्टेशन का केवल, जिससे कि हम ये मान के चलते हैं कि जैसे एक्सोल्टेशन से क्या हो जाता है पता नहीं। तो आपको जब भी ग्रह बल कैलकुलेट करना है, देखिए इसके ग्रह बल के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। ये एक मेरे पास क्वेश्चन आया था इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपके जो भी डाउट्स होंगे वो भी मैं ले लूँगा। ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आया था तो इसमें मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ आपको। षटबल में आपको एक्सोल्टेशन को इतना ग्लैमराइज करने की जरूरत नहीं है। एक्सोल्टेशन से उतना आपको इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है, प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। और इस तरह की चीज़ें आपके माइंड में लेकर नहीं आनी कि एक्सोल्टेड हो गया तो पता नहीं क्या हो गया। या जब हम मैं नवांश की भी बात करता हूँ, मैं ही ये सारी बातें करता हूँ, मगर उसमें क्या होता है एस्ट्रोलॉजी में हमें स्टेप वाइज चीज़ें बतानी पड़ती हैं, सब चीज़ें बतानी पड़ती हैं। जो वीडियोस है वो पढ़ाई नहीं है, जो पढ़ाई है वो वीडियोस नहीं है। वीडियो में तो मैं कहीं से एक टॉपिक मेरे दिमाग में आ गया, उस पर मैंने बना दिया। अब वो उसकी टोटलिटी में जाओगे तो नवांश पढ़ते पढ़ते 1 साल लग जाएगी, तभी भी नवांश खत्म नहीं होगा। उसके अलग अलग तरीके हैं नवांश के भी। उसके अंदर भी हम जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। उसमें ये भी देखते हैं कौन से नवांश में गया है, क्या वो शुभ ग्रहों की राशि में गया है। उसके भी कई तरीके हैं देखने के, अलग अलग लोगों के हिसाब से। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए षटबल के जो कंपोनेंट हैं वो मैं आपको पहले क्लैरिफाई कर रहा हूँ। और ये आपकी एस्ट्रोलॉजी का जो मेरी दशा की क्लास में उन्हें मालूम होगा, मैंने कराया था। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
एक मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, काइंडली म्यूट रखेंगे सब लोग प्लीज़। ठीक है, तो मैं किसी को म्यूट नहीं कर रहा हूँ, पर आप अपना म्यूट रखेंगे, बीच में वो नहीं करेंगे। मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो मैं शटबल को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा पहले, क्या इसका यूटिलाइजेशन है। सब लोग परेशान रहते हैं इसमें। चलो उधर नहीं खाने के लिए। जो दशा वाले स्टूडेंट हैं उन्हें मैं अलग से भी कराऊंगा ये दशा वाली क्लास में, मगर ये मैं फिर भी समझा रहा हूँ क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपने ध्यान से समझना है। कि जो आपका ग्रह बल यदि आपको पता नहीं है तो आप एस्ट्रोलॉजी कर ही नहीं सकते। बहुत सारे लोग करते हैं, ग्रह बल भी नहीं पता और वो सारी प्रेडिक्शन दे देते हैं, क्लेम भी करते हैं कि हमारी प्रेडिक्शन सही चलेगी। मगर हमें ग्रह बल का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जब तक ग्रह बल का पता नहीं है आपको पता ही नहीं चलेगा कि कोई भी प्लेनेट किस तरीके का रिजल्ट देने वाला है। तो यहाँ पर ये जो ग्रह बल के मेनली कंपोनेंट होते हैं, 6 तरीके का बल होता है। षड बल की बात कर रहा हूँ मैं, ये एक्चुअल ग्रह बल है आपका। आपको जब भी किसी भी ग्रह का बल देखना है तो आपको बाकी जो ट्रेडिशनल मेथड है उन सबको छोड़ दीजिए। आज की डेट में आप षड बल को यूटिलाइज करिए। बाकी ना आपको नवांश से देखने की जरूरत है, इसके अंदर नवांश भी इंक्लूड हो जाता है, इसके अंदर उच्च भी इंक्लूड हो जाता है, इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। किस राशि में गया है, किस जगह पर गया है, कौन से नवांश में गया है, वो डिविजनल चार्ट में कहाँ पर कहाँ गया है। तो विंशोपक बल बहुत लोग यूज करते हैं, वो भी इसके अंदर यूटिलाइज हो जाता है। तो इसके अंदर देखिए 6 कंपोनेंट है बल के। एक होता है स्थान बल, और स्थान बल के अंदर 5 कंपोनेंट आते हैं। उच्च बल ये डिसाइड करता है आपका उस पर कि वो उच्च का है नीच का। एक होती है सप्त वर्गीय बल, ये आपके 7 डिविजनल चार्ट को यूज करते हैं। उज्मा युगा बल होता है, केंद्रादि बल है और द्रक्कना बल है। केंद्रादि बल भी बेसिकली डिपेंड करता है उसके प्लेसमेंट पर, जन्म कुंडली में प्लेनेट का क्या प्लेसमेंट है उस पर डिपेंड करता है। ऐसे ही दूसरा कंपोनेंट आता है दिग्बल। तो दिग्बल होता है आपका, जिसे हम देख लेते हैं यहाँ पर, ये प्लेनेट दिग्बली हो जाता है जो हम देखते हैं। दिग्बल का मतलब जैसे हम मान के चलते हैं कि आपका 10th हाउस के अंदर सूर्य और मार्स दिग्बली हो जाते हैं। ऐसे ही चौथे हाउस के अंदर वीनस एंड मून दिग्बली हो जाते हैं। लग्न के अंदर बुध और बृहस्पति दिग्बली हो जाते हैं। 7वें भाव के अंदर शनि दिग्बली हो जाता है, ये दिग्बल है। इसके बाद आता है आपका एक बल जिसे बोलते हैं काल बल, टेम्परल स्ट्रेंथ बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इसको पोजिशनल स्ट्रेंथ बोलते हैं स्थान बल को। तो जो काल बल है इसके 9 कंपोनेंट है। नत उन्नत बल होता है, ये डे और नाइट पर डिपेंड करता है। पक्ष बल होता है कि आपके कौन से पक्ष में बोर्न हुआ है। त्रिभाग बल होता है, एक दिन को रात को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, उसके हिसाब से बल हम कैलकुलेट करते हैं। वर्ष बल होता है, एक साल के हिसाब से किस साल में पैदा हुआ है। मास बल होता है, किस महीने में पैदा हुआ है वो पर्सन। वार बल होता है, किस वार में पैदा हुआ है। होरा बल होता है कि होरा कौन सा है। ऐसे ही अयना बल होता है, वो डिपेंड करता है दक्षिणायन और उत्तरायण के बेस पर उसको कैलकुलेट करते हैं। एक युद्ध बल होता है प्लेनेट के अंदर। तो ये सभी कंपोनेंट हैं एक्चुअली काल बल के। इसके बाद एक बल होता है चेष्टा बल, एक होता है नैसर्गिक बल जो नेचुरल स्ट्रेंथ होती है प्लेनेट की, एक होता है दृक बल, इसको दृष्टि बल भी बोलते हैं, दृक बल। इन सभी को कैलकुलेट किया जाता है जब जाकर इन सभी के सम को हम बोलते हैं षट बल। और षट बल की 2 यूनिट होती है, एक होती है षष्ठी आमसा, एक यूनिट होती है रूपा। तो षष्ठी आमसा और रूपा 2 होती है, एक 60 षष्ठी आमसा मिलके एक रूपा बनाता है। तो यहाँ पर ये इनका टोटल जैसे ये षष्ठी रूपा में बल दे रखा है, ये षष्ठी आमसा में बल दे रखा है। अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए
इसको जिन्होंने षटबल किया है वो भी इसको दिमाग से निकाल चुके हैं और इसको यूटिलाइज नहीं करते, अंडरस्टैंड नहीं करते। इसीलिए मैंने, क्योंकि मेरे पास 8-10 क्वेरीज आ गई थी आज, तो मैंने अपनी तरफ से आपको बताना ठीक समझा। तो उच्च बल जो होता है, इसकी इनमें किसी भी बल की वैल्यू, केवल एक सप्तवर्गीय बल को हटा दीजिए और एक आपका यहाँ पर चेष्टा बल को हटा दीजिए। चेष्टा बल सूर्य का आपका 60 से ज्यादा हो सकता है, सप्तवर्गीय बल आपका 60 से ज्यादा हो सकता है, बाकी किसी की भी वैल्यू 60 से ज्यादा नहीं होती। उच्च बल की मैक्सिमम वैल्यू 60 है, ऐसे ही आपका उज्जमय युगा बल की भी 60 है, केंद्रादि बल की भी 60 है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। नतुन्नत बल की भी 60 है। इनमें से किसी भी बल की वैल्यू 60 से ज्यादा नहीं होती, एक्सेप्ट टू सप्तवर्गीय बल, क्योंकि ये 7 डिविजनल चार्ट में देखा जाता है, इसकी वैल्यू ज्यादा हो सकती है, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो स्थान बल एक कंपोनेंट होता है, ये सभी पांचों को ऐड करने पर जो बल मिलता है उसे स्थान बल बोलते हैं, पोजिशनल स्ट्रेंथ। तो आपने जो सुनते हो ना आप, ये फलानी राशि में चला गया, नवांश में ये चला गया, इस जगह पर वो चला गया, तो ये सारे चला गया को आप इससे बचना चाहते हो तो स्थान बल देख लीजिए सीधे ही। आपको कुछ एनालिसिस नहीं करना, वो शत्रु राशि में, मित्र राशि में, उच्च में, नीच में या नवांश में कहां पर है, उसका एक सीधा सा तरीका है। ओनली वही देखना चाहते हो, स्थान बल देख लीजिए। जिसका स्थान बल ज्यादा है वो प्लेनेट आपका वेल प्लेस्ड है। यहां पर यदि मैं कहूंगा तो मून का स्थान बल 275 है, मार्स का स्थान बल 187 है, मरकरी का स्थान बल 216 है, जुपिटर का स्थान बल 207 है। तो इस स्थान बल जितना ज्यादा होगा वो प्लेनेट आपका वेल प्लेस्ड माना जाएगा। इन जनरल हम ऐसा मानते हैं कि आपका 210 से ज्यादा है तो वो ठीक है, एवरेज है। 240 से ज्यादा है तो बेटर है, और यदि 210 से कम है तो वो उसकी पोजीशन खराब है, और 180 से कम है तो बहुत खराब है वो। मतलब 180, 210, 240 इस तरीके से क्लासिफाई कर लीजिए। इफ इट इज लेस देन 180 काफी बेकार हो गया है, जैसे यहाँ पे सेटन है। इट इज बिटवीन 180 एंड 210 तभी भी ठीक, कमजोरी है, अच्छा प्लेसमेंट नहीं है। 210 टू 240 है, जैसे यहाँ पे 3 है, तो ये ठीक है, एवरेज है। और 240 से ज्यादा है तो बहुत स्ट्रांग हो गया। ऐसे हम स्थान बल को यूटिलाइज करते हैं। तो स्थान बल को माइंड में बिठा लीजिए, मेक इट क्लियर। जो हम बाकी सारे फंडे लगाते हैं बगैर मतलब अपना दिमाग वो लगाते हैं, ये शत्रु राशि में, मित्र राशि में, केंद्र में है, त्रिकोण में है, 12वें भाव में, छठे भाव में, इस भाव में, नवांश के अंदर ये छठे भाव में चला गया, उस राशि में चला गया, उस सभी का जो निचोड़ है वो ये है स्थान बल। तो स्थान बल को हम यूटिलाइज कर सकते हैं यदि आप और चीजों को यूज नहीं करना चाहो। दूसरा होता है दिग्बल। तो दिग्बली हर एक प्लेनेट अलग अलग भाव के अंदर दिग्बली होता है, और उस भाव से जैसे जैसे दूर जाता रहता है उसका दिग्बल कम होता रहता है। दिग्बल की मैक्सिमम वैल्यू 60 होती है। तो आप और हम जो यूटिलाइज करते हैं, ज्यादा से ज्यादा उच्च बल को देखते हैं और दिग्बल को देख लेते हैं बहुत लोग। 120 पॉइंट है, इसको हम यूटिलाइज करते हैं, आउट ऑफ भाव में नहीं। इन सभी को यदि मैं ऐड कर लूँ तो ये 600 के करीब पॉइंट आते हैं आपके। 600 से ऊपर भी हो सकता है ये। तो 600 में से केवल हम 120 को देखकर हम मान लेते हैं कि ये प्लेनेट बहुत अच्छा है। या आप मान लीजिए बहुत सारे लोग स्थान बल को यूटिलाइज करते हैं पूरे को। कैसे करते हैं हम देखिए, हम देख लेते हैं उच्च का है, नवांश में किस राशि के अंदर चला गया, कहां पर प्लेस्ड है, केंद्र में है, त्रिकोण में है। इन 3 चीजों को से ज्यादा कोई नहीं देखता दिग्बल। अब इनमें से इस पूरे वाले बल को, काल बल में से एक भी कंपोनेंट को हम कंसिडर नहीं करते, एक भी कंपोनेंट को कंसिडर नहीं करते। जबकि जो हो रहा है अपना आप में BNN के अंदर, जो प्रश्न एस्ट्रोलॉजी है सारी होरा पर बेस्ड है, जिसे हम बोलते हैं आपका, ये आपका इसके अंदर हम कोई भी प्रेडिक्शन करना चाहते हैं तो जो होरा लॉर्ड है वो किस भाव के अंदर गया है उस पर काफी निर्भर करता है। इनमें से हम एक भी इस चीज को, कंपोनेंट को यूटिलाइज नहीं करते। हम चेष्टा बल को बिल्कुल यूटिलाइज नहीं करते, और चेष्टा बल एक्चुअली होता है आपका रेट्रोगेशन की वजह से जो बल होता है। तो यहाँ पर रेट्रोगेशन भी आपका इसमें काउंट हो जाता है। मगर इसमें थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी है, वो सूर्य और मून का हम चेष्टा बल क्यों निकालते हैं वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। तो चलो इस एक बल को आप कंट्रोवर्शियल मान भी सकते हो। एक होता है नैसर्गिक बल। हर एक प्लेनेट का अपना एक स्ट्रेंथ होती है जिसे हम उसकी नैसर्गिक बल बोलते हैं, और वो फिक्स है। हर एक प्लेनेट की नैसर्गिक नेचुरल स्ट्रेंथ फिक्स है, और वो फिक्स ऐसा है कि सूर्य को नेचुरली सबसे स्ट्रांग माना जाता है, उसका नैसर्गिक बल 60 होता ही होता है। हर एक कुंडली में 60 होता है। तो आपको देखिए, इसको अंडरस्टैंड करना किस लिए जरूरी होता है कि आप इस पूरी टेबल को ध्यान से देखें। जब हम बल निकालते हैं तो आप ज्यादातर कुंडलियों में सूर्य का बल सबसे ज्यादा मिलता है, ज्यादातर कुंडलियों में मिलता है, हर एक में नहीं मिलता। उसका रीजन क्या होता है, एक तो इसका नैसर्गिक बल हाईएस्ट है 60,
और साथ ही साथ इसका जो चेष्टा बल है बाकी प्लेनेट से डबल हो सकता है। कैलकुलेशन का तरीका इस तरीके से है कि इसका चेष्टा बल डबल हो सकता है। तो ये दो कंपोनेंट तो इसके सभी से हायर होंगे, जैसे इसको इस केस में मैंने एट रैंडम लिया है, तभी भी देखिए इसका नैसर्गिक बल तो 60 है और चेष्टा बल भी बाकी सभी प्लेनेट से ज्यादा है। तो ये दो कंपोनेंट तो इसके हमेशा ज्यादा होंगे ही होंगे। इसलिए नॉर्मली क्या होता है कि जो सूर्य का ओवरऑल बल है वो आपका ज्यादातर कुंडलियों में हाईएस्ट आता है। तो हमें थोड़ा यदि आपको समझ आती है तो और डिटेल में जा सकते हो, मगर नहीं समझ में आता है पूरी तरीके से तभी भी आप जो इतने भर पर, अब मैंने आपको इसलिए बताया है कि आपके बहुत सारे लोगों के माइंड में क्लियर करने के बाद भी ये चीज़ समझ में नहीं आती कि हमें केवल एक्सोल्टेशन डेबिलिटेशन पर नहीं टिकना है। मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये एक्सोल्टेशन दिग्बल वगैरह तब यूज हुआ करता था जब इतनी सारी चीज़ें कौन कैलकुलेट करेगा। हर एक प्लेनेट का उच्च बल निकालो, हर एक प्लेनेट का सप्तवर्गीय बल निकालो 7 डिविजन्स में, उज्मा युग्मा बल निकालो, केंद्रादि बल निकालो, दृक्कना बल निकालो, सभी प्लेनेट के इनको काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 आपको निकालना है। उसमें दृक्बल निकालना क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड है, चेष्टा बल निकालना क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड है, आयना बल निकालना क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड है। ये तो निकालना भी कॉम्प्लिकेटेड है, अपना अपने सीखना ही अपना अपने एक हार्ड वर्क है इन तीन बलों को, बाकी आसान है। चेष्टा बल निकालने में काफी कुछ इन्वॉल्वमेंट होता है, आयना बल निकालने में काफी कैलकुलेशन और दीर्घ बल निकालने के अंदर काफी कुछ कैलकुलेशन होती है। इसलिए क्या होता है कोई भी नहीं निकालता तो उन्होंने शॉर्टकट क्या यूज किया हुआ है, उच्च बल यूज कर लेते हैं, दीर्घ बल यूज कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा इनमें से कोई कंपोनेंट देख लेते हैं। तो अब आप ध्यान ये रखोगे, आप जब किसी भी प्लेनेट की स्ट्रेंथ देख रहे हो तो आप षड बल को यूटिलाइज करेंगे। सभी लोग आप षड बल को यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। बाकी जो हम जिन चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, मैं बार बार इसे रिपीट कर रहा हूं, आप अपने आप को याद करिए आप कुंडली में क्या देखते हो। आप में से बहुत सारे लोग ये भी होंगे कि बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स होंगे, मगर क्या वो यूटिलाइज कर रहे हैं इन चीजों को? अब क्या या हम उच्च और उस तक ही टिक जाते हैं दिग्बल पर? इन दो चीजों से बियॉन्ड मैंने जनरली देखा नहीं, किसी के मुंह से सुना नहीं। तो हमें इन सभी स्ट्रेंथ को, षडबल की को यूटिलाइज करना है प्योरली। अब षडबल से क्या हुआ, अब मैं दूसरे प्रश्न का जवाब दूंगा। ये मैंने एक प्रश्न दिया है और इसमें आपने यदि मेरे से कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क। यहां तक जो बोला है उसका मैं, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसका मैं आंसर बाद में दूंगा। षडबल से रिलेटेड आपके माइंड के अंदर कोई भी जी सूचक? सर शटबल तो आजकल बना बनाया सॉफ्टवेयर से मिल जाता है, तो इसमें इतना हम लोग परेशान क्यों होते हैं? सर वो षडबल तो को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। मिल गया, वो आपको दिखाया, वो समझ में नहीं आया तो आप कैसे यूटिलाइज करोगे उसे? तो सर षडबल जब केवल, वैदिक पढ़ते हैं तो शटबल तो पूरा पढ़ाया जाता है। नहीं तो पढ़ाया तो जाता है सर, उसको यूटिलाइज कैसे करना है वो नहीं पढ़ाया जाता। हाँ, ये बात ठीक है। तो अब इसके जैसे, वेरियस कंपोनेंट्स का यूटिलाइजेशन पे अगर आप थोड़ा प्रकाश डालें तो। हाँ उसको एक्चुअली यूटिलाइज कैसे किया जाता है, जैसे आपका क्या है कि आप जब जाओगे एस्ट्रोसेज ऐप के अंदर, तो एस्ट्रोसेज में आपको मिलेगा सूर्य के आगे लिखा हुआ 1, चंद्रमा के आगे लिखा हुआ 2 और मार्स के आगे लिखा हुआ 3। हम उतना भर देख लेते हैं। जो मेरा यहाँ पर जो बताने का पर्पज ये है, अब आप क्या 1 देखने से क्या पता चलता है? कोई बता सकता है? चंद्रमा हम षटबल देखते हैं, आप में से कोई देखता है षटबल की, षटबल में कौन सा प्लेनेट? बलिए आप हैंड रेज करो यदि कोई देखता हो तो, बोलिए जो कोई देखता हो। षटबल आप में से कोई चेक करता है? कोई नहीं करता। मतलब वन उसका सर एवरेज होगा, एवरेज से कितना ऊपर है वो अपना, वन नहीं से ऊपर जितना है नहीं, मल्टीप्लाई करके। 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब वो उसका षटबल बाकी सभी प्लेनेट से ज्यादा है। ठीक है, नहीं जो, नहीं इसमें जो लिखा सर हमारे जो आपने जब लगाते नहीं हैं सॉफ्टवेयर जो इसको आप छोड़ दिखाते दो, हैं पराश्री में, एस्ट्रोसेज की बात कर रहा हूँ। इसमें भी जो उस देखते हैं, इसमें तो सर मल्टीप्लाई होता है ना, वन के गुणांक में होता है ना जो पराश्री में, तो सर जो सॉफ्टवेयर में जैसे 1.5 लिखा होता है, मैं एवरेज से अभी 1.5 गुना है सर। वो ठीक है, मैं अभी जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो कुछ और पूछ रहा हूँ। एस्ट्रोसेज में देखते हो आप षटबल? हम एस्ट्रोसेज में तो देखा सर। पाराशर तो बहुत कम लोग यूज करते हैं, तो पाराशर लाइट को हम छोड़ देते हैं। 90% लोग तो एस्ट्रोसेज ऐप यूज करते हैं मोबाइल में। तो षटबल अब कोई भी नहीं देखता, किसी ने भी नहीं बोला। आपने ज्योतिष ज्योतिष बताया था उसमें ठीक आया था, उसमें देखते हैं सर। हाँ वो ठीक है, वो आप देखते हो। बाकी उसके अलावा कोई देखता हो तो बताए कि सर षटबल यूटिलाइज करते हो क्या? सब नहीं देखते हैं, अधिकतर लोग नहीं देखते। क्या मैम?
सर हमने सीखा तो सब कुछ था, पर हमको लगाना नहीं आया जैसे आपको अब लगाना यूटिलाइज नहीं वो आया करना तो है। इसका मतलब हम जो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं वो हम बेकार कर रहे हैं। शटबल आपको हमें लगा नहीं रहे, इसका मतलब हम जो भी कर रहे हैं वो टाइम पास कर रहे हैं बस। क्योंकि जी सर आपको पता ही बिल्कुल। नहीं है प्लेनेट की स्ट्रेंथ क्या है, तो वो रिजल्ट कैसे बता रहे हैं हम कि अच्छे देगा मैंने बुरे देखा, देगा। मैंने जो ज्यादा है वो मैक्सिमम नंबर है वो फर्स्ट है, तो मैंने देखा वो शत बेला में। अब सुन लीजिए, ये इसीलिए मैंने कहा है कि वन का कोई लेना देना नहीं है, वो शटबल में स्ट्रॉन्ग है। आप समझिए, जहां पर 1 2 3 4 लिखा होता है वो रिलेटिवली है। जैसे वैल्यू आपने कैलकुलेट की सूर्य की वैल्यू आ गई सपोज आपकी 350, बाकी की उससे कम है, तो वो क्या करेगा, सूर्य को 1 नंबर दे देगा। 1 नंबर देने का मतलब ये नहीं है कि सूर्य शटबल में बली हो गया। हर एक प्लेनेट को एक मिनिमम वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है, वो सभी प्लेनेट के लिए अलग अलग है। जैसे सूर्य को रिजल्ट देने के लिए सपोज से मैं मान लेता हूँ कि 400 शटबल की रिक्वायरमेंट है, मगर सभी प्लेनेट की आपकी जो शटबल है वो 400 से कम है। सूर्य का 390 है, तभी भी सूर्य को 1 नंबर मिल जाएगा। रूपमनी में षष्ठी अंश में बोल रहा हूँ, सूर्य को नंबर मिल जाएगा 1, मगर स्टिल वो रिजल्ट नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी जो रिजल्ट देने के लिए मिनिमम शटबल की रिक्वायरमेंट है, उससे उसकी वैल्यू कम है ऑलरेडी। कम होने के बावजूद भी वो नंबर 1 दे सकता है वो। इसलिए हमें एब्सोल्यूट टर्म्स में उसकी वैल्यू को देखना चाहिए, क्या वैल्यू है उसकी। केवल जहां हम वो देखते हैं सीरियल नंबर जो लिखा होता है एस्ट्रोसेज में 1 2 3 4 5, वो इनसिग्निफिकेंट है, उसका कोई बहुत मीनिंग नहीं है, उसके बेस पर हम कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते फर्दर। आपका हो सकता है आपकी कुंडली में सारे ही प्लेनेट वीक हो, तभी भी किसी न किसी को तो 1 और 2 नंबर मिलेगा ना। मैं ये रीजन बता रहा हूँ कि हमें इसको अंडरस्टैंड करना किस लिए जरूरी है। सपोज मेरी कुंडली में सारे 7 प्लेनेट वीक हैं, किसी में भी रिजल्ट देने की ताकत नहीं है। अब 7 प्लेनेट वीक हो गए, कोई भी पूरी तरीके से रिजल्ट नहीं दे सकता, तभी भी वो किसी को तो सीरियल नंबर 1 देगा, किसी को 2 देगा, किसी को 3 देगा। अब हम क्या सोचेंगे, इसको तो 1 नंबर मिला हुआ है, इसका मतलब ये तो स्ट्रांग हो गया। स्ट्रांग कहां से हो गया? सरकारी स्कूल का रिजल्ट है, दिल्ली के का पास ही नहीं हुआ एक भी, जिसके 35% है, 36% वो टॉपर हो गया, उसको 1 नंबर दे दिया। क्लास के अंदर 5 10 मैथ्स के स्टूडेंट हैं, उनमें 2 पास हुए, 8 फेल हो गए। एक के 38 नंबर आए, वो उसकी फर्स्ट रैंक होगी, और जिसके दूसरे के 35 नंबर आए उसकी दूसरी रैंक होगी। अब हम उसकी फर्स्ट रैंक देख के कहेंगे तो बड़ा शानदार है, इसके अंदर तो बहुत हुआ है, मगर आप देखिए कि वो कितने नंबर लेकर फर्स्ट रैंक पर आए। इसलिए कभी भी एक तो एस्ट्रोसेज में जहां रैंक दी होती है वो इनसिग्निफिकेंट है, आपको एब्सोल्यूट टर्म्स में शटबल की वैल्यू देखनी चाहिए हमेशा, कि कोई भी प्लेनेट है, हर एक प्लेनेट की इंडिविजुअली देखनी चाहिए यदि आप देखना चाहते हो। तो कि सूर्य का शटबल सपोज 300 उसकी मिनिमम रिक्वायर्ड वैल्यू है, 300 से ज्यादा है नहीं। अब 300 तो मिनिमम रिक्वायर्ड है, ध्यान से समझिए। मिनिमम रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, एग्जाम में कितने नंबर पे पास हो जाते हैं? 36 कोई वैल्यू है क्या? यदि आप लिया है तो पास हो गए तो थोड़ा ठीक ठाक मानेंगे, 60 नंबर तो आए। वैसे तो 80 90 आने चाहिए, 90 से ऊपर आने चाहिए, मगर चलो हम ये कह सकते हैं कि 60 नंबर आए। तो जो मिनिमम वैल्यू है उससे कम से कम, आपके मान लीजिए कि मिनिमम किसी की वैल्यू 1 है, तो 1.2 जब वैल्यू है तो उसकी ठीक ठाक स्ट्रेंथ होगी। 1.4 से ज्यादा है तभी हम उसे बली मानकर चलेंगे। 1.4 1.2 टू 1.4 है तो वो एवरेज होगी स्ट्रेंथ, और 1 से 1.2 है तो वो कोई स्ट्रोंगर नहीं होगा, और 1 से कम है तो वो वीक होगा श्योरली। आपका जब भी हम वैल्यू देखते हैं, जैसे देखिए, हाँ फाइनली तो टोटल शटबल ही देखना है, पर उसको अंडरस्टैंड करना होता है, शटबल की वैल्यू पर नहीं जाना होता। जब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ एक स्क्रीन शेयर करके, ये मैंने एक स्क्रीन शेयर की है, वो आपको दिख रही होगी। यहां पर देखिए सभी प्लेनेट हैं, सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस एंड सैटर्न। यहां पर जो है वैल्यूज दी हुई है, इनका मीनिंग क्या है, ये इनकी फ्रैक्शनल वैल्यू है, अपनी अपनी है ये। कि जो मरकरी का एक्चुअली जो शटबल आ रहा है उसकी मिनिमम वैल्यू का 0.96 है, मिनिमम वैल्यू का 0.96, मतलब 1 वैल्यू चाहिए होती है मिनिमम, तो 0.96 है, तो ये वीक है, इस कुंडली में रिजल्ट देने की इसकी ताकत नहीं है। मगर आप देखोगे, देखिए मून का 1.15 है, जुपिटर का 1.12 है, 1.2 से कम है, तो ये भी वीक ही है, ये स्ट्रांग नहीं है। इसके बाद आप जाओगे तो यहां पर आप देखोगे वीनस का 1.37 है, सन का 1.30 है, तो ये 1.2 से लेके 1.4 के बीच में है, तो ये ठीक ठाक है, मीडियम स्ट्रेंथ। और सैटर्न की 1.52 है,
तो सैटर्न यहाँ पर स्ट्रोंगर है, तो सैटर्न यहाँ पर आपका जब यदि उसको उसके रिजल्ट को हम कैलकुलेट करेंगे तो ये काफी ज्यादा रिजल्ट देने की कैपेबिलिटीज होंगी। इसको ये स्ट्रोंगर प्लेनेट है इस कुंडली के अंदर केवल एक षटबल के बेस पर जब हम बता रहे हैं। तो इसमें क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है कि यदि किसी की वैल्यू 0.1 से कम आ रही है यहाँ पर रिलेटिव टर्म्स में, तो पूरी तरीके से वीक मानिए उसको, और जिसकी वैल्यू 1 और 1.2 के बीच में आ रही है वो भी वीक है, ज़्यादा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। 1.2 टू 1.4 आ रही है वो आपका मीडियम स्ट्रेंथ है, और 1.4 से यदि ज़्यादा है तब हम उसे कह सकते हैं कि वो प्लेनेट आपका स्ट्रोंगर है और वो काफ़ी स्ट्रोंग रिजल्ट देने की उसकी कैपेबिलिटी होती है। तो इन दिस वे हमें षटबल को यूटिलाइज करना है। जो मेरा ऑब्जेक्टिव है अभी ये चीज़ एक्सप्लेन करने का, क्योंकि षटबल को मैं इतना आसानी से एक क्लास में नहीं बता सकता। षटबल का आपका लंबी बहुत सारी क्लासेज लगती हैं पूरी तरीके से बताने के लिए, पर मैं आप सब लोगों को एक चीज़ से इंट्रोड्यूस करना चाह रहा था, क्योंकि मैंने ऐसा पाया कि लोग इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते और वो स्ट्रेंथ उन्हें पता ही नहीं है निकालनी होती है, यहाँ तक रुक जाते हैं बस उच्च हो गया नीच हो गया, बस इस वो दिग्बल भी नहीं देख पाते बहुत सारे लोग, ऊंच नीच के बियॉन्ड हम जाते नहीं है, या कम्बस्ट हो गया मैक्सिमम, इनके अलावा हम कुछ भी नहीं देखते। 6-8-12 में चला गया तो जो षटबल है इन सब चीज़ों को कंसीडर कर लेता है। स्थान बल के अंदर ये भी आ जाता है प्लेनेट कहाँ पर गया कहाँ पर नहीं गया, तो आप षटबल को यूटिलाइज करिए, उससे आपको पता चलेगा ये प्लेनेट की स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ क्यों जरूरी होती है। बोल रहे हैं क्या सर? आप हमेशा एक वर्ड यूज करते हैं कि जब हम कंपैरिजन करते हैं मिसलीडिंग होती है, ये जो षटबल होता है, तो हमें कुछ काल बल या कुछ चेष्टा बल की वजह से, इसलिए हमें ओवरऑल उसको देख लेना चाहिए इंडिविजुअल कंपोनेंट। मैं चेष्टा बल भी तो बोलता हूँ साथ में तो अगर हम दो का कंपैरिजन कर रहे हैं तो चेष्टा बल माइनस करके कंपैरिजन करना चाहिए। चेष्टा बल को एक बार देख लो कि उसकी बहुत ज्यादा तो वैल्यू नहीं हो रही है, यदि बहुत ज्यादा वैल्यू हो रही है तो फिर चेष्टा बल को आप हटा दो, मगर चेष्टा बल ठीक ठाक है उसकी वजह से बहुत उसके नंबर में चेंज नहीं आ रहा है, तो आप षटबल को एज इट इज यूटिलाइज करो। वो सिर्फ मतलब एक ओवरऑल स्ट्रेंथ देखने के लिए दो का कंपैरिजन देखने में करना है सर, दो नहीं कंपेयर किस लिए करना है, हमें तो एक प्लेनेट की स्ट्रेंथ चाहिए होती है, हमें कंपेयर नहीं करना होता जी। हमें जैसे आपने सन के रिजल्ट देखने हैं कि सन की दशा आ गई और अब सन कैसे रिजल्ट देगा, तो मुझे तो सन का सेट बल चाहिए ना, मुझे औरों से क्या मतलब है। अब सन आपका बल में एक्चुअली क्या है, देखो चेष्टा बल एक कंपोनेंट है, उसमें कंट्रोवर्सी है। जो पाराशर जी कहते हैं चेष्टा बल में, वो सूर्य का चेष्टा बल निकालते हैं अलग तरीके से और उसकी वैल्यू 120 तक हो सकती है। अब वो कई सारे क्लासिक्स कहते हैं सूर्य जब होता ही नहीं है रेट्रोग्रेड तो उसका चेष्टा बल कैसे निकाल रहे हो आप। ऐसे ही वो चंद्रमा का भी चेष्टा बल निकालते हैं, चंद्रमा भी रेट्रोग्रेड नहीं होता तो उसका चेष्टा बल क्यों निकालते हैं। इसलिए चेष्टा बल के बारे में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, 3-4 क्लासिक्स में अलग अलग चीज़ें हैं, बाकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है और चीज़ों में, बाकी को आप यूटिलाइज करिए टोटलिटी में कैलकुलेट करके। तो अब तो सर जैसे 600 में से 20% हो गया, 120 के आसपास हो गया ना जो आपने बताया मैक्सिमम, हाँ बिल्कुल टोटल में से बिल्कुल। तो सपोज 1.2 है किसी का, तो हम चेष्टा बल घटा वो 1.3 है तो अब थोड़ा सा ज्यादा है, तो लेकिन चेष्टा बल निकाल देंगे तो फिर उसको हम मतलब उसको मेजर कैसे करेंगे उसके रेफरेंस में, रिमेनिंग में से निकाल लो ना उसको। अच्छा मतलब टोटल में से भी चेष्टा बल सब्ट्रैक्ट कर दो और वहां से भी कर दो। अच्छा टोटल ठीक है हाँ। सर, रेशो निकाल लेंगे दोबारा। हाँ। ठीक। और वो मैं आपको किस दिन मौका मिला तो मैं बता दूंगा किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। अभी मैं कोई कैलकुलेशन पार्ट पे नहीं जा रहा क्योंकि ये अपना में शेड्यूल एक कॉम्प्लिकेटेड इशू कोई है। नहीं, आप सर एक कुंडली में चेष्टा बल कम करके बता दीजिएगा बस थोड़ा सा, हाँ, अगर अभी कोशिश कर। इसमें हमें क्या करना है, मैं आपको केवल यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि आप शेड्यूल को यूटिलाइज करें। आपको कम ज़्यादा करने के लिए हमें शेड्यूल पढ़ना पड़ेगा, तभी हम कर सकते हैं। अभी आप यूटिलाइज करें उसको एज इट इज, जैसे मैं बता रहा हूँ कि आप ये देख लीजिए, ये मानकर चलिए कि आपका जिसका शेड्यूल फ्रैक्शनली ज़्यादा है, मतलब ये रिलेटिव शेड्यूल दिया होता है कि आपको उस हर एक प्लेनेट का शेड्यूल 1 होना चाहिए जो यहाँ पर ऊपर दे रखा है, और जिसका 1.2 से ज़्यादा है उसे आप एवरेज स्ट्रेंथ का मानेंगे, 1.4 से ज़्यादा है उसे स्ट्रोंगर मानेंगे, और 1 से कम है उससे तो वीक मानेंगे, वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा। अब रीज़न क्या है, देखिए हम क्या करते हैं, शेड्यूल निकालने के, वो स्ट्रेंथ निकालने के कई वो प्रचलन में है, मगर जो सबसे ज़्यादा जिसे बोलते हैं इंक्लूसिव है वो शेड्यूल है। हालांकि हम अष्टक वर्ग से भी निकाल सकते हैं, वो ट्रांजिट के लिए यूटिलाइज करते हैं, और भी कई तरीके हैं। अब क्या होने वाला है कि आपका जब भी किसी भी प्लेनेट की दशा आती है तो हम अक्सर ये कहते हैं कि ये अच्छे फल देगा बुरे फल देगा, मगर उसकी तोल नहीं पाते कितने अच्छे फल होंगे कितने बुरे फल होंगे।
आप अब तोल सकते हो यदि आप प्लेनेट की स्ट्रेंथ आपको पता है तो। देखिए मैं तोलना बता रहा हूं। आपका मरकरी की दशा है इस व्यक्ति की, यहां पर ये जो मैंने अभी आपको केस लगाया था, मरकरी का यहां पर षटबल है 0.96। इसका मतलब मरकरी क्या है, वीक है इस कुंडली के लिए। अब क्या यूटिलाइज करोगे, आपको पता चल गया है वीक है। अब ये आपका चाहे केंद्र त्रिकोण का स्वामी हो, ये आपको रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि षटबल में क्या है, कमजोर है, तो इसने बेनिफिक रिजल्ट भी देने हैं, तभी भी रिजल्ट नहीं देगा। ये चाहे आपका एक्सोल्टेड होकर बैठा हो, चौथे भाव में बैठा हो, चौथे भाव में दिग्बली हो जाता है मरकरी, वो लग्न में बैठा हो वहां दिग्बली हो जाता है, और आपका एक्सोल्टेड हो गया, सपोज ये आपका 6 साइन हो गया लग्न में, और वहां पे मरकरी लग्न में ही बैठा हुआ है। देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग चीज होगी। मरकरी लग्नेश होकर लग्न में बैठा है, 6 साइन में बैठा है, दिग्बली भी है, एक्सोल्टेड भी है। वैसे हालांकि उस केस में उसकी 0.96 होगी नहीं, कम है पॉसिबिलिटी की, इतना कम होगा। वो किसी भी स्थिति में बैठा है, मगर उसकी षटबल में स्थिति पॉइंट बहुत कम है, तो षटबल में हमने सारी चीजों को हम कंसीडर करके चलते हैं। आप ये मत समझना हमने उसके एक्सोल्टेशन को छोड़ दिया है, हमने उसके दिग्बल को छोड़ दिया है, सभी चीजों को हम ओवरऑल कंसीडर करके चलते हैं। क्योंकि प्लेनेट केवल इसी बात पर डिपेंड नहीं करता कि वो एक्सोल्टेड है, वो इस बात पर भी डिपेंड करता है व्यक्ति का जन्म कब हुआ। कोई प्लेनेट रात को बली होता है, कोई प्लेनेट दिन को बली होता है। इस बात पे भी डिपेंड करता है किस पक्ष में जन्म हुआ उसका, क्या शुक्ल पक्ष में हुआ है या कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ है। जितने भी मेलिफिक प्लेनेट हैं वो कृष्ण पक्ष में जन्म होता है तो वो बली होते हैं, और बेनिफिक प्लेनेट शुक्ल पक्ष में बली होते हैं, तो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। यदि वीनस और जुपिटर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी यदि बंदा शुक्ल पक्ष के अंदर जन्म लिया है तो, और यदि कृष्ण पक्ष में जन्म लिया है तो मास बली होगा। तो अब हम जो भी प्लेनेट की आप दशा देख रहे हो उसके कैसे रिजल्ट हैं, 2 पार्ट है। सपोज वो शुभ रिजल्ट दे रहा है मगर षटबल में वीक है तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, और अशुभ दे रहा है तभी भी नहीं मिलेंगे। तो जो कमजोर प्लेनेट है वो आपका कुछ बुरा नहीं करता, कमजोर का मतलब वो रिजल्ट देने की उसके अंदर ताकत नहीं होती। तो जब भी आप किसी का अच्छा या बुरा कहें कि ये प्लेनेट की दशा चल रही है जी, आपके साथ खराब होने वाला है, तोलोगे कैसे कितना खराब होगा, तो वो षटबल तोल है उसका, कि यदि 1 से कम स्ट्रेंथ है तो वो बिल्कुल बेकार हो गया। वो उसके अंदर ना अच्छे फल देने की ताकत है ना बुरे फल देने की ताकत है। आपकी कुंडली का एक प्लेनेट ऐसा हो गया जिसका पीरियड आपका खराब जाने वाला है, और जिनके आपको रिजल्ट मिल रहे होंगे उनके रिजल्ट मेनली मिलेंगे, वो प्लेनेट रिजल्ट को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। जैसे मरकरी की दशा है महादशा लॉर्ड, तो उसके अंदर मरकरी भी रिजल्ट दे रहा होगा और अंतरदशा लॉर्ड भी रिजल्ट दे रहा होगा, दोनों दे रहे होंगे। अब आपका मरकरी तो कमजोर है, उसके रिजल्ट तो आपको मिलने नहीं है, तो आपको मेनली अंतरदशा लॉर्ड के रिजल्ट मिलेंगे उस ड्यूरेशन में, क्योंकि महादशा लॉर्ड तो आपका कमजोर है, तो पूरी दशा के अंदर मरकरी के कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलने। वहीं षटबल में वो सपोज उसका 1.6 हो गया, अब वो तो पूरा दादाजी बन गया, गुंडा बन गया, वो ठोक के आपको रिजल्ट देगा पूरे इंटे। मैं तोल रहा हूं ये ऐसे रिजल्ट मिलेंगे आपको एक्सट्रीमली, आप अंदाजा भी नहीं लगाओगे। पता लगा आपने देखा ये तो नीच का होकर बैठा हुआ है, तो आप तो प्रेडिक्ट कर रहे हो यार ये तो नीच का है, अब ये तो क्या रिजल्ट देने वाला है, मगर पता चला वो षटबल में उसका 1.6 स्ट्रेंथ है। नीच और उच्च में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि उच्च का कितना सा पार्ट होता है, 10% होता है, ऐसे ही नीच की वजह से भी 10% कम होगा। बाकी चीजें उसकी ठीक ठाक है, तो हमने देखा कि वो तो बड़े स्ट्रॉन्ग रिजल्ट मिल जाएंगे आपको पूरी दशा के अंदर, क्योंकि उसका जो रिजल्ट की देखिए जो तोल है, कैसे रिजल्ट एक अलग क्वेश्चन है, कितना रिजल्ट मिलेगा वो आपको बताता है षटबल या स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेनेट, कि आपको 10% रिजल्ट मिलेंगे, 20% मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, बहुत 100% रिजल्ट मिलेंगे। इट इज डिसाइडेड बाय द षटबल। तो ये षटबल से रिलेटेड जो मुझे बताना था ये मैंने बता दिया। अब आपका क्वेश्चन किसी का है कोई इस पे? सर जो सर मेरा भी है सर, जो इसमें एस्ट्रोसेज में आपने बताया जैसे सूर्य को 1, चंद्र को 7, ऐसे अलग अलग नंबर दिए होते हैं, तो उसमें हमें कैसे पता चलेगा भी इसमें कौन बली है? 1 तो आप कह रहे हो मिनिमम होना ही चाहिए, और जो उनका वो उसमें वो ऐसा दिया होता है एस्ट्रोसेज के अंदर, 1 का मतलब इसका षटबल बाकी सभी में सबसे ज्यादा है, 2 का मतलब वो दूसरे नंबर पर है, 1 का मतलब ये नहीं है कि उसका 1 होता है षटबल। वहां पे ऐसे नंबर दे रखे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, किसी प्लेनेट के आगे 7 लिखा होता है, इसका मतलब वो 7 में उसका षटबल सबसे कम है, मगर उससे कुछ जज नहीं करना आपको, उससे जजमेंट नहीं होगा। मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, वो तो रैंक है ना, वो रैंक है केवल, और रैंक का कोई यूज नहीं है। हमें तो इंडिविजुअल प्लेनेट का बल देखना है कि वो जिसके दशा चल रही है वो आपका रिजल्ट देने में कैपेबल है नहीं, उसकी कोई भी रैंक हो उससे कोई लेना देना नहीं है हमें। ठीक।
और बाहुबल में भी ऐसे ही है सर, फिर उसकी बस रैंक है। नहीं, बाहुबल छोड़ो, बाहुबल अलग चीज है। पहले अभी हम जो षटबल की बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। जी, एक मिनट। सर प्रणाम, एक बात पूछ सकते हैं? हाँ जी, पूछिए। सर जैसे वीनस अगर किसी के 10th हाउस में प्लेस्ड होता है तो उसको जो स्थान बल तो उसका खत्म हो गया है ना, नहीं, निष्फल क्यों हो हो गया। गया? हाँ जी, क्यों हो गया खत्म? क्योंकि वो चौथे हाउस में बोलते हैं ना, तो दिग्बल दिग्बल। खत्म हुआ ना केवल उसका 60। स्थान बल में तो बहुत सारे कंपोनेंट आते हैं। सॉरी, दिग्बल खत्म हो गया, हाँ हाँ ठीक है, मैं गलत यूज हाँ। कर दी। तो लेकिन जैसे 4th हाउस को देख रहा होता है वहां से, तो तो ये तो फिर जो प्रॉपर्टी देने में इसका जो रोल आता है वीनस का, जैसे लग्जरियस वगैरह में, तो वो तब वो रोल प्ले कर पाता है, उसका इफेक्ट होता है कि नहीं होता? नहीं, मैंने आपको बताया था ना कि आप केवल दिग्बल क्यों देख रहे हो। अब इतना समझाने के बाद भी आप केवल दिग्बल पे बात करोगे तो कैसे काम चलेगा। मैंने आपको क्या समझाया कि प्लेनेट की स्ट्रेंथ एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती ना, वो सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो आप उसका ओवरऑल षटबल देखिए ना, षटबल में वो बलीय है या नहीं है। षटबल में बलीय हो सकता है, वो 10वें भाव में बैठ के भी बलीय हो सकता है। वो तो वैसे अमल केती योग भी बनाता है 10th हाउस के अंदर, यदि शुक्र बैठ जाए तो वो तो सर राजयोग उच्च कारक भी पे है। है लेकिन शनि के नक्षत्र में है, मतलब ये पर्टिकुलर किसी का पूछ रही हूँ, शनि के नक्षत्र में है और नहीं, उच्च का है नक्षत्र मत यूज 12। करिए मैडम, मुझे नक्षत्र नहीं पता कौन से होते हैं। नक्षत्र मैं यूटिलाइज नहीं करता। ठीक है। अमल के योग फॉर्म करता है और उसकी स्ट्रेंथ में, अब आप इतना बताने के बाद भी आप कह रहे हो कि वो 10th हाउस में जाके बैठ गया उससे कुछ हो जाएगा, तो फिर तो हमारी पूरी अब तक की क्लास ही खराब हो गई। क्योंकि आप अल्टीमेटली उसी जगह पे आ गए जहां से हम शुरू हुए थे। सर 90% सब उसी जगह मैडम पे आप ही होते म्यूट कर हैं। लो। आप हर एक के बाद क्यों पूछते हो क्वेश्चन? आपको मैंने जवाब दे चुका, मैं तो औरों को पूछने दो। अपूर्वा जी। जी प्रणाम गुरुजी जी। जी गुरुजी हम प्रणाम। कोई पूरा सटबा में कोई पार्टिकुलर कोई वीडियो या कुछ कहीं कहीं मिल सकता है? समझ नहीं आया आपने क्या बोला, थोड़ा स्लो बोलो, क्या बोल रहे हो? हमको सटबल से संबंधित कोई वीडियो या पूरी बड़ा सीरीज है रिकॉर्डिंग। षटबल की, पूरी सीरीज है। आप जाइए, प्लेलिस्ट है षटबल कैसे निकालते हैं। आप सारे षटबल के जितने भी कंपोनेंट हैं वो सब है उसके अंदर। और उसके लिए कोई ऐप भी इंस्टॉल करना पड़ेगा? जैसे हम लोग एक्सोफेस में हैं तो उसमें तो 1 2 3 4 नहीं, 5 आप जो उसको कोटा। षटबल को पढ़ोगे तो आप समझ में आ जाएगा आपको। उसमें एस्ट्रोसेज में भी उसके अंदर जाओगे तो इंडिविजुअल कंपोनेंट दे रखे हैं। नहीं, ज्योतिष ऐप में चले जाओ, आपको षटबल उसमें बहुत बेटर दे रखा है ज्योतिष ऐप ठीक में। ठीक सर। ठीक राजपाल प्रणाम। जी। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर क्या कंडीशंस हो सके एक नेटिव को जिसके ग्रह का षडबल जो सबसे कमजोर ग्रह है षडबल में, हम्म। किन कंडीशंस में नेटिव को यूजफुल हो सकता है वो? हाँ, वो जब खराब रिजल्ट दे रहा है तो यूजफुल हो गया। मतलब बुरे भावों का अगर वो नहीं, लॉर्ड है तो मत यूजफुल। बुरे भावों का लॉर्ड नहीं, एफ्लिक्टेड है, पीड़ित है। हाँ जी। पीड़ित प्लेनेट ही खराब फल देता है। बुरे भावों का लॉर्ड कोई खराब फल नहीं देता। बुरे भावों के लॉर्ड मतलब हर एक भाव के अच्छे और खराब रिजल्ट उसके लॉर्ड ने देने हैं। चाहे आपका 6th हाउस को आप खराब मानते हो, 8वें को खराब मानते हो, 12वें को खराब मानते हो, मगर छठे भाव के जो आपके रिजल्ट हैं, आपको कंपटीशन में सक्सेस कौन दिलवाएगा? 6th लॉर्ड। ठीक है, आपको डिसिप्लिन में कौन रखेगा? 6th लॉर्ड। आपको नौकरी कौन दिलवाएगा? 6th लॉर्ड। सरकारी नौकरी कौन दिलवाएगा? 6th लॉर्ड। आपको डिस्प्यूट में कौन फंसाएगा? 6th लॉर्ड। आपको शत्रु कौन दिलवाएगा? 6th लॉर्ड। आपको डिजीज कौन देगा? 6th लॉर्ड। अब 6th लॉर्ड की जब दशा है, उसे आप खराब बोलो, मैं खराब नहीं बोलता, वो दूसरी तरीके से खराब होगा, अभी मैं समझाऊंगा आपको। तो वो 6th लॉर्ड जो आपका है उसने छठे भाव के रिजल्ट देने हैं। पहली चीज तो एक रखिए माइंड में। 8th लॉर्ड है तो 8th लॉर्ड की जब दशा आएगी तो उसने 8वें भाव के रिजल्ट देने हैं। 8वें भाव के खराब क्यों मान रहे हो? 8वां भाव पेंशन दिलवाता है आदमी को, अनअर्न्ड मनी दिलवाता है, इनहेरिटेंस दिलवाता है, बाप दादों की जमीन जायदाद दिलवाता है, अंडरग्राउंड वेल्थ दिलवाता है। राजस्थान में मारवाड़ियों की हवेली खरीद ली, पता चला सोना गड़ा हुआ मिल गया 10 किलो, वो आपका 8th हाउस है। हाँ, वो आपको सडन गरीब देगा, परेशानियां देगा, और आपको लंबी बीमारियां देगा, आपको इस तरीके की ट्रबल्स देगा जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। कभी कुछ भी हो सकता है, इस तरीके की घटनाएं देगा। अब क्या होगा? वो देगा। अब उसकी यदि स्ट्रोंग है तो ये सारी चीजें स्ट्रोंगली देगा वो। मतलब आपको पॉजिटिव चीजें भी 8वें भाव की स्ट्रोंगली देगा
और नेगेटिव चीजें भी स्ट्रांगली देगा, मतलब वो आपको इनहेरिटेंस भी स्ट्रांगली देगा, आपको मिलेगी ही मिलेगी, आपको अर्नड मनी भी मिलेगी ही मिलेगी, मगर आपको वो क्रोनिक डिजीज भी देगा, स्ट्रांगली देगा, बुरी तरीके से देगा, आपको सदमे और इस तरीके की चीजें, ग्रीफ, सडन ऐसी न्यूज आपको मिलेंगी, वो भी वो देगा स्ट्रांगली, क्योंकि उसके अंदर ताकत ज्यादा है। तो 8th लॉर्ड यदि आपका वीक हो गया तो 8th लॉर्ड आयु कारक भी है, तो 8th लॉर्ड वीक होने पे क्या क्या करेगा, देखो 8th लॉर्ड आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं देगा, क्योंकि वो कमजोर है, बीमारी देने की ताकत ही नहीं है, आपको बाप दादों के पैसा भी नहीं मिलना, और इस तरीके से आपको कोई सडन वो खबर मिलेगी, वो भी उतनी खराब मिलेगी, मगर आयु भी नहीं मिलेगी आपको, आयु कारक भी तो है, 8th लॉर्ड का काम आयु देना भी है, तो आपकी आयु भी ज्यादा नहीं होगी जब 8th लॉर्ड वीक हो जाता है। तो हर एक भाव के पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्निफिकेशंस होते हैं, उस भाव का स्वामी षडबल में बली है तो उस भाव के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा, जैसे भी मिलने आपको रिजल्ट। यदि वो 8th जो भी प्लेनेट है वो यदि एफ्लिक्टेड है, ध्यान रख, तो उस पर्टिकुलर भाव के खराब रिजल्ट मेनली देगा वो आपको, और यदि वो एफ्लिक्टेड नहीं है तो उस पर्टिकुलर भाव के अच्छे रिजल्ट देगा। अब देगा कैसे, स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी उसके षडबल पर, जो बली प्लेनेट है मानकर चलिए वही रिजल्ट देने की काबिलियत रखता है, हैसियत रखता है, मगर यदि कोई प्लेनेट कमजोर है तो वो ना आपको बीमारी दे सकता है, ना आपको पैसे दे सकता है, वो कुछ नहीं दे सकता। जैसे 2nd लॉर्ड वीक हो गया आपका, तो आपके पास धन की कमी होगी, 2nd लॉर्ड वीक होने का मतलब 2nd हाउस के रिजल्ट वो आपके अच्छे नहीं, वो दे नहीं सकता स्ट्रांगली, पूरी तरीके से नहीं दे सका, तो आपके पास धन की कमी होगी। 5th लॉर्ड वीक हो गया आपका, और वो यदि सपोज पॉजिटिव रिजल्ट भी देना चाह रहा है तभी भी आपको वो ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं दे सकता, क्योंकि वो वीक है, उसके अंदर रिजल्ट देने की ताकत नहीं है। मगर 5th लॉर्ड आपका पीड़ित भी है और वीक हो गया तो अच्छा हो गया आपके लिए, क्योंकि पीड़ित प्लेनेट ऑलवेज खराब रिजल्ट देता है। अब वो खराब देने थे, उसने 5वें भाव के संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम करनी थी उसने, मगर वो खुद वीक है इसलिए वो प्रॉब्लम नहीं कर पाएगा, मगर कुछ अच्छा भी नहीं कर पाएगा आपके लिए। तो कोई भी प्लेनेट जो षडबल के अंदर कमजोर होता है, तो कमजोर प्लेनेट का मतलब है उसके अंदर रिजल्ट देने की ताकत नहीं है। अब रिजल्ट देने की ताकत नहीं का मतलब है ना ही तो वो पॉजिटिव दे सकता है रिजल्ट, ना ही नेगेटिव दे सकता है रिजल्ट। इसलिए जब भी आपको जो पीड़ा देने वाला प्लेनेट है, हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। रेमेडीज आप लोग बहुत पूछते रहते हो, पर वो रेमेडीज में आपकी मेरी ट्यूनिंग नहीं होती, क्योंकि रेमेडीज ज्यादातर लोग चाहते हैं कि कुछ फिकवा दें, कुछ इस तरीके की, और जो मैं एक्चुअल रेमेडीज बताता हूँ वो कोई सुनना ही नहीं चाहता। वो मुझे ऐसा पता चलता है मैं कोई ढंग की रेमेडी बताऊंगा, उस वीडियो में व्यूज आते हैं 100, 80, 50, और यदि मैं कह दूं एक कोयला फेंक दो तो उस पर आ जाएंगे 5000 व्यूज। तो मतलब वो हम लोगों का माइंड सेट ऐसा है कि हम वही चाहते हैं जो हम खुद सुनना चाहते हैं। तो उसमें क्या है, देखिए आपने सुना होगा कि आपके जो शुभ ग्रह हैं उनका दान नहीं करते, अशुभ ग्रहों का दान करते हैं। जिस भी ग्रह का दान किया जाता है वो कमजोर हो जाता है, ये नियम है। जिसका भी आप दान करोगे वो कमजोर हो जाएगा, आपके पास से उसकी ताकत चली जाएगी। तो जो भी आपको पीड़ा दे रहा होता है, जो बली और पीड़ा देने वाला ग्रह है, तो उसका दान इसलिए करते हैं कि वो कमजोर हो जाए। जो शुभ ग्रह का कभी कोई दान नहीं बताता है एस्ट्रोलॉजर, कि आपकी कुंडली में ले शुभ ग्रह बैठा हुआ है और वो कह दे कि इसका दान कर दो, तो वो शुभ ग्रह दान हो गया, मतलब जिसने आपको अच्छे रिजल्ट देने उसे आप कमजोर करने पे तुले हुए हो। तो शुभ ग्रह क्या हम क्या करते हैं, यदि रेमेडीज बनानी है तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के तरीके बताते हैं। हम क्या कहते हैं, हाथ में वो पहन लो, स्टोन पहन लो, आपका ये आपको जिसने अच्छे रिजल्ट देने वो कमजोर है, आप मंत्रों का जाप करिए, इस तरीके की हम रेमेडी बताते हैं। और जो आपको पीड़ा दे रहा होता है, अक्सर पीड़ा देने का मतलब वो आपको खराब रिजल्ट दे रहा है, तो उसकी ताकत को छीण करने का तरीका क्या है, उसकी ताकत को कम करने का तरीका क्या है कि हम उसका दान करें। तो हम किसी भी प्लेनेट का जो दान करते हैं वो किस लिए करते हैं, जिससे कि वो प्लेनेट के जो सिग्निफिकेशंस हैं उसकी चीजें आपसे दूर जाएं। जुपिटर आपका खराब हो गया तो हम कहेंगे कि पीली दाल दे दीजिए दान, आप अपने बेसन का हलवा बना के पड़ोसियों को खिला दीजिए, इसलिए उसका जुपिटर खराब हो जाए, आपका तो वो हो जाए कमजोर, और उसको पीड़ा देने लग जाए। जब हम किसी को दान देते हैं तो एक चीज को और ध्यान रखिएगा, आप अपनी पीड़ा उस व्यक्ति को दे रहे हो। दान देने का मतलब अपनी पीड़ा उस व्यक्ति को दे रहे हो। तो दान देना भी कोई वो नहीं होता, इस तरीके से देना ठीक नहीं होता। जब दान दो तो आप सभी उस तरीके से दो कि थोड़ा आपका इंटेंशन वैसा ना हो। या आप किसी भगवान के मंदिर में, पता है क्यों दान देना कहा जाता है, मैं आपको रिलेटेड टॉपिक बता रहा हूँ। हम इंडिविजुअल को दान देने से मना करते हैं, क्योंकि आप जब दान दे रहे हो तो आप अपनी पीड़ा किसी और व्यक्ति के ऊपर डाल रहे हो। जुपिटर मेरा खराब है तो मैं उसको
कहूंगा ये लो कोई चीज दान दे दीजिए, या मेरा बिजनेस खराब है तो मैं कहूंगा खीर खिला दीजिए। मंदिर में हम देते हैं तो हम भगवान को निमित्त करके देते हैं। भगवान को इसीलिए ब्राह्मण का नाम लिया जाता है ना, बहुत लोग चिढ़ जाते हैं कि ब्राह्मण है इसलिए ब्राह्मण का नाम लेते हैं, मगर वो ब्राह्मण का मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति पूजा पाठ करता है, रोज भगवान से अटैच होता है। ब्राह्मण का मतलब ये होता है, कास्ट से नहीं मतलब है, जो एक्चुअल में भगवान से अटैच है। तो उस पर कोई हम नेगेटिव चीजें दे रहे हैं उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि वो भगवान से इतना अटैच्ड है, इतना भजन पूजन करता है। इसीलिए कहा जाता है कि ब्राह्मण को दान करना चाहिए। और किसी व्यक्ति को दान करोगे तो वो बेचारा दान ले लेगा मगर आपकी पीड़ा भी लेकर चला जाएगा। तो एक्चुअली दान देकर हम उस प्लेनेट को कमजोर करते हैं। तो जो प्लेनेट आपका पीड़ित है कुंडली में वो आपको खराब रिजल्ट देगा। अब खराब रिजल्ट देगा पक्का है, और वो कितने देगा, क्वांटिटी तोलेंगे कैसे कितने रिजल्ट देगा, तो उसका आप षडबल या उसकी स्ट्रेंथ देख लीजिए। जितना बली होगा उतने ज्यादा खराब देगा, जितना कमजोर है उतने कम खराब देगा। अब वो उसका तरीका क्या है, उसकी जो भी स्ट्रेंथ है, जिसने जो आपको खराब बल दे रहा है उसका सीधा तरीका आपको पता चला इस प्लेनेट की दशा ही और मुझे परेशानियां होना शुरू हो गई। आपको कोई एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं है, उस प्लेनेट की आप दान करना शुरू कर दीजिए, आपको अपना आप ही उसकी पीड़ा कम हो जाएगी। आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो कमजोर पड़ जाएगा, आपको वो खराब रिजल्ट देने की ताकत नहीं रखेगा। सर काऊ को खिला सकते हैं क्या, गाय को? हाँ खिलाइए गाय को, ओह, गाय को खिला दीजिए, कोई बात नहीं है। ओके सर। हाँ वो तो सर शनि के लिए क्या दान करेंगे? शनि के लिए, शनि के लिए क्या दान करें? शनि के लिए तो हम जस्ट देखिए जो आपके पास वो आता है, हम देखो कितनी बड़ी गलतियां करते हैं। हमारा जो यहाँ पर सनातन संस्कृति में पहले के टाइम पर, और मुझे याद है क्योंकि मैं अपने दादा दादी के साथ रहता था, घर पे कोई भी भिक्षुक आ गया, आपके घर आ गया और आपके पास देने के लिए आप उसे दुत्कार के भगा देते हो। वो जो भी भिक्षुक आ रहा है, जो भी आपका लेबर क्लास आ रहा है, उसको आप जैसे तेल मांगने आते हैं शनिवार को, बहुत जगह आते हैं, हमारे यहाँ भी आते हैं। अब आपके घर आ गया फिर भी हम उसको देने में आनाकानी कर रहे हैं। उसको आप बल्कि 1 कटोरी की जगह 2 कटोरी दे दो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। 10 रुपए की जगह 20 रुपए का कॉइन दे दो, शनि के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस सर्दियों में आप उनको कंबल दान कर सकते हो, गरीब लोगों को भी कर सकते हो। जो आपके घर पर व्यक्ति आया उसको कंबल दान कर सकते हो, काले तिल का दान कर सकते हो यदि शनि आपको पीड़ा दे रहा है तो। ब्लैक जो होता है तिल, उसका दान करिए, आप कंबल दान करिए, काला कंबल दान कर दीजिए, आप लोहे की धातु का दान कर दीजिए। लोहे की धातु का जैसे आपका तवा होता है, आजकल तो नॉन स्टिक आने लग गए, जो पुराने ज़माने में तवे आते थे, या आपके लोहे के जो भी चिमटा वगैरह होता है, किचन के यूटेंसिल्स होते हैं, वो आप दान कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप उसके लिए शनि के लिए दान कर सकते हो। और इवन आप जो घोड़े की वो होती है नाल, उसकी लोहे की वो बनवा के बहुत लोग पहनते हैं पुराना, हालांकि ये लाल किताब का वो है। तो उसका फंडामेंटल ये है कि जो घोड़े को जो नाल पहनाई जाती है वो इतनी टाइट होती है कि वो बहुत ज़्यादा कष्ट में रहता है जब तक पहन रखी होती है। तो आप अंगूठी बनवाओगे तो नाल निकलेगी ना, तो उसको रिलीफ मिलता है। तो एक तरीके से उसके अंदर जो नाल के अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है, और उसकी यदि आप अंगूठी बनवाते हो तो वो असर डालती है। ये फंडामेंटल है, तो इस तरीके से आप सैटर्न के लिए कर सकते हो। थैंक यू सर। सर सैटर्न का दान शाम को करना होता है? क्या कह रहे हैं? शनि का दान शाम को करना होता है सूर्यास्त के बाद? किसी भी चीज का दान उसी की होरा में करिए, शनिवार को सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर। अच्छा। हर एक प्लेनेट की होरा वो जो बाहर होता है उसमें शुरू के 1 घंटे उसी की होरा होती है। जैसे आपको मंगल का दान करना है तो मंगलवार को सुबह के 1 घंटे, सूर्य का दान करना है तो आपको रविवार को सुबह के 1 घंटे, आपको शुक्र का दान करना है तो शुक्रवार को सुबह के 1 घंटे आप दान कर दीजिए। वो उसी की ओरा होती है और दिन में 3 बार आती है हालांकि ओरा हर एक प्लेनेट की। तो आप ओरा देख लीजिए, उसी ग्रह की जिसका दान कर रहे हो उसकी ओरा में आप दान करोगे तो उसका शुभ असर होगा। सर जी सर, एक जानना चाह रहा था कि क्या किसी ब्राह्मण या पंडित से संकल्प दे करके मंत्रोच्चार कराना फायदा देता है नेटिव को? सर मेरा ओपिनियन बताऊंगा मैं, और कोई नाराज मत होना मेरे तो। नहीं सच, जो सच बात है। मैं कई लोग कई बार हो भी जाते हैं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ऐसा होता है मैं नहीं मानता हूँ। हमारे अंदर यदि कैपेबिलिटी है तो हमें खुद ही करना चाहिए। जी जी जी।
आपको ये ऐसा है, चाहे उसे हमने संकल्प दे दिया, जो मर्जी दे दिया, वो कुछ हद तक जी असर करेगा, क्योंकि आपने एक ब्राह्मण को कुछ दे दिया खाने के लिए जिसको जरूरत है। जी मगर वो जी आप ये मान के चलिए कि आप बीमार हैं, आप पैरासीटामोल लोगे तो ठीक हो गए, और किसी को आप जी कैसे भी दे दीजिए, आप ठीक नहीं हो सकते। यदि आपके अंदर वो करने की काबिलियत नहीं होती है, ये तब कहा गया है कि कोई पर्सन बिस्तर में पड़ा हुआ है, उसको ज़्यादा सेंसेस नहीं है, तो पंडित जी उसके पास आकर बैठकर और माला लेकर उसको मुंह से बोलेंगे, उच्चारण करेंगे, जिससे वो ध्वनि वहां पर आएगी, उसके कानों में जाएगी। वो तो बात बनती है जिसे आजकल आप YouTube चैनल पर चला लीजिए और सुनते रहिए, वो जी एक ही बात है। मगर वो कहीं हम्म। कर रहा है, वो अपने मंदिर में कर रहा है, वो आप पे असर करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। जी जी ठीक है, मैं वो पुष्टि करना चाह रहा था, ओपिनियन मेरी भी यही है सर। सर वो तो धन्यवाद लाचार धन्यवाद। स्थिति हो गई ना। हाँ, लाचार में भी सुनाई है उसे, उसमें भी ये नहीं है कि वो हाँ मंदिर जी। में करेगा, लाचार नहीं, में वो भी डेथ बेड के किनारे सर आप गायत्री मंत्र का वो रख दीजिए या कोई चीज। एग्जैक्टली वही है, जिससे कि वो कानों के अंदर वो ध्वनि जाती है आपकी। जी जी रजौरिया जी। हाँ सर, नमस्कार। जी नमस्कार। सर मेरे 2-3 डाउट हैं इसमें षडबल के रिगार्डिंग। पहला तो आपने क्लियर कर दिया कि ये एस्ट्रोसेज के ऊपर हम एब्सोल्यूट षडबल नहीं देख सकते, वो रैंकिंग है सिर्फ। हाँ बिल्कुल। और दूसरा सर, षडबल में आपने जैसे बताया कि कोई जो प्लानेट है वो जो बली प्लानेट है, आपकी आ रही है, आप थोड़ा माइक ठीक करो अपना, आपकी आवाज जो नहीं सुनाई सबसे दे रही और किसी ने बात जो नहीं बली करी। प्लानेट है, आप माइक ठीक करो अपना। सर और लोगों ने खोला हुआ है। पता नहीं क्यों खोलते हाँ हैं। सर, आपने हेलो, खोल लिया, मैं बंद कर रहा हूँ। गुरु सरकार जी आप बंद रखो इसको प्लीज। किसका है? हाँ सर, हाँ जी। जो सबसे बली प्लानेट है वो अपने रिजल्ट देता है, वही भरपूर रिजल्ट वही देता है, उसमें स्ट्रेंथ होती है बल देने की। तो नहीं, जरूरी नहीं है। जो बली प्लानेट है हाँ, वही परिणाम सबसे बली देगा। मत बोलिए, जो आपका एक्चुअल में, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जिसके अंदर स्ट्रेंथ पूरी है, जो मैंने अभी क्लासीफाई किया था कि आपका हाँ 1 से 1.2 तक है तो वो कमजोरी है, 1.2 टू 1.4 है तो वो ठीक ठाक है, उसके बियॉन्ड जो होगा, जिसका चाहे वो आप हो सकता है कि आपकी कुंडली में एक भी ना हो। हाँ हाँ, नहीं हम ये मान के चल रहे हैं कि 1.4 से ज्यादा जिसके पास बल है, जिसको वास्तव में बली आपने बताया, वो एक कोई प्लानेट है किसी की कुंडली में, तो वो अपने पूरे परिणाम देगा। बिल्कुल। अपनी दशाओं के अंदर, अंतरदशाओं में, प्रत्यंतर दशाओं में वही प्लानेट सबसे इफेक्टिव रिजल्ट देगा अपने भावों के, जिन जिन के भी उसको रिजल्ट देने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा इसमें डाउट ये है कि उस प्लानेट की कभी ना कभी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, मतलब प्राण दशाओं तक भी वो रहेगा, तो जनरली उसी के रिजल्ट मिलेंगे फिर उस। बिल्कुल ऐसा होता है, जिस भी प्लेनेट की दशा में उसी की अंतरदशा हो, वो प्रत्यंतर दशा वगैरह को हटा दीजिए, उसको रिजल्ट में नहीं देखते। जिस प्लेनेट की महादशा में उसकी अंतरदशा हो तो वो अपने नेचुरल सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट देता है, लॉर्डशिप के नहीं देता। नहीं, मैं उसी प्लानेट की नहीं कह रहा, उसी प्लानेट की या तो दशा चल रही हो, या अंतरदशा, या प्रत्यंतर, क्योंकि वो प्लानेट कहीं ना कहीं तो दशाओं में एक्टिव हो रहा होगा, तो हमें मेनली उसी प्लानेट के रिजल्ट मिलेंगे। नहीं नहीं सर, रिजल्ट ऐसे नहीं मिलते जैसे आप बता रहे हो। रिजल्ट मिलने में जब आप उन्हें कनेक्ट कर रहे हो, मैं एक इंडिविजुअल प्लेनेट की बात कर रहा हूँ, जब कनेक्ट कर रहे हो तो उनके रिजल्ट एक दूसरे पे भी निर्भर करते हैं। आपकी महादशा और अंतरदशा लॉर्ड के लिए उनका आपस में प्लेसमेंट क्या है, उनका आपस में रिलेशन क्या है, उनका आपस में नेचर कैसा है, उन सभी फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। तो वो फिर एक बड़ा टॉपिक हो जाता है। अभी मैं एक इंडिविजुअल प्लेनेट की केवल स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ कि उसकी यदि रिजल्ट देने की जो काबिलियत है उसमें वो कैसे देगा। वो सेम प्लेनेट आपका हो सकता है अच्छे रिजल्ट दे किसी दशा के अंदर, और किसी दूसरी दशा के अंदर अपनी अंतरदशा में वो खराब रिजल्ट भी दे सकता है, क्योंकि आपका दशाओं के फिर डिफरेंट रूल यूज करने पड़ेंगे। अभी जो मैं बता रहा हूँ वो केवल ये बता रहा हूँ कि वो पर्टिकुलर प्लेनेट की स्ट्रेंथ जब होगी तो वो जैसे भी रिजल्ट देगा, जैसे भी वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ मैं, अच्छे बुरा नहीं बोल रहा, तो वो आप जैसे एक महादशा के अंदर अंतरदशा है किसी की, तो अंतरदशा लॉर्ड तो सबऑर्डिनेट होता है।
असली तो बॉस तो प्राइम मिनिस्टर तो महादशा लॉर्ड है। एक प्लीज ये म्यूट करने में कुछ शर्म आती है क्या? मैं फिर कुछ वर्ड बोलूंगा तो क्या फायदा है? बार बार उसको ऑन क्यों कर लेते हैं? जब एक जने से बात हो रही है, मैंने पूरा सिस्टम बना रखा है, मैं एक एक पर्सन से पूछता हूँ कि भाई आप बोलिए, तो बाकी इसको अनम्यूट करते हैं। इसके बाद पूरी क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। फिर आपको हम जब रिकॉर्डिंग बोलते हैं, लोग मेरे पास गंदे गंदे कमेंट करते हैं, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग डाल भी देता हूँ कि सबका फ़ायदा हो जाए। वो कहते हैं कि आपको क्लास लेनी नहीं आती, आप क्लास लेते हो, आपके डिस्टर्बेंस होता रहता है बीच बीच में। तो आप इसको म्यूट रखें प्लीज़, मैं एक जने से बात कर रहा हूँ। हाँ सर, इसका इलाज सिर्फ ये है कि जो ऐसी हरकत करे उसे निकाल दिया जाए। सर ऐसा है क्योंकि कि ये मैं सालों से देख रहा हूँ, ये मतलब लोग मानते ही नहीं है। उस क्लास से ही उसको निकाल दिया जाए एक दिन, एक बार के लिए, फिर शायद लोगों को अकल आएगी। ओ चलो सर, कोई बात नहीं है, तो चलता रहेगा। मैं उतना हार्श नहीं हो सकता, मैंने बोल दिया यही काफ़ी है। तो वो अपना भी सर, भय बिन होए न प्रीति। नहीं सर, चलो जो भी है। तो ऐसा है राजौरिया जी, वो उसके जो रिजल्ट होते हैं वो अपना अपने काफ़ी बड़ा टॉपिक है। मैं जो अभी केवल बात कर रहा हूँ, रिजल्ट कैसे होंगे इतने जल्दी कंक्लूड नहीं कर सकते हम। मैंने इसलिए रिजल्ट कैसे होंगे इस पे बात ही नहीं की। मैं केवल ये बोल रहा हूँ कि जो बली है वो जैसे भी रिजल्ट देगा वो दे देगा आपको स्टोन। अब जैसे रिजल्ट देगा वो अपना अपना एक पूरा टॉपिक है बड़ा, कि आपका एक ही प्लेनेट एक पर्टिकुलर महादशा के अंदर आपको अच्छे रिजल्ट दे रहा है, वही प्लेनेट दूसरी आपकी महादशा में आपको खराब रिजल्ट देगा। उसके लिए पाराशरी के जो भी नियम है, 212 वाले नियम है, 68 वाले नियम है, इस तरीके से लॉर्डशिप वाले नियम है, या वो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। दोनों का सहधर्मी है, वो संबंधी है, विरुद्ध धर्मी है, और इस तरीके से वो सारे रूल लगाने पड़ेंगे जब महादशा अंतरदशा की जब आप बात कर रहे हो। अभी मैं ना महादशा की बात कर रहा हूँ, ना मैं अंतरदशा की बात कर रहा हूँ। मुझे पता चल गया इस प्लेनेट ने रिजल्ट देने कैसे देगा उसके लिए अलग नियम है, मगर जब जैसे ही पता चल गया ये अच्छे देने वाला है इस दशा में और वो बली है, तो आपको फुल रिजल्ट मिलेगा। हाँ, मतलब मेरा ये था कि उसी प्लानेट को ही रिजल्ट देने पड़ेंगे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बली है। अब वो कैसे देगा वो अलग इश्यू है, पर रिजल्ट उसी प्लानेट के मिलेंगे जो सबसे ज्यादा बली है। नहीं, दूसरे के भी रिजल्ट मिलेंगे, उसी के क्यों मिलेंगे? जैसे सपोज वीनस में मरकरी की दशा है, तो वीनस अपने देगा, मरकरी अपने देगा। मरकरी क्यों देगा? हाँ, क्योंकि वो बली है सबसे ज्यादा। नहीं, बली का सबसे ज्यादा बली को बोला है सर मैंने, जो बली है। आप कंपेयर क्यों कर रहे हो आपस में? मैं ये कह रहा हूँ एक प्लेनेट पे पकड़िए, आप दो को कंपेयर मत करिए। मैंने कंपैरिजन किया ही नहीं है। मैंने कहा है कि आपको बुध के रिजल्ट देखने हैं तो बुध को पकड़ो आप, इससे नहीं मतलब वो दूसरे से बली है नहीं। बुध से डिसाइड करो वो किन भावों के रिजल्ट देने वाला है और कैसे देने वाला है, ये आप अलग डिसाइड करोगे। ये एक अलग कंपार्टमेंट है। आपने डिसाइड कर लिया कि बुध ने 5वें भाव के रिजल्ट देने, अपने रिजल्ट देने, और 7वें भाव के रिजल्ट देने हैं। अब आप देखिए बुध बली है और कैसे देने ये भी अलग से डिसाइड करना है आपको कि वो अच्छे देगा। अब आपको पता चल गया बुध बली है, अच्छे रिजल्ट देने, इस महादशा के अंदर बुध की अंतरदशा है, बुध को अच्छे रिजल्ट देने हैं, वो बली है तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा पूरी स्ट्रेंथ से। उसने खराब रिजल्ट देने हैं, बली है तो खराब रिजल्ट देगा। मगर उसने ये आपको अच्छे खराब जो भी रिजल्ट देने हैं वो कमजोर है, तो वो आपको नहीं के बराबर रिजल्ट मिलेंगे। तो आप एक इंडिविजुअल प्लेनेट को करो, जब हम इन्हें कंबाइन करेंगे तो सारा गेम बदल जाएगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी लीनियर नहीं है। जी, एक तीसरा क्वेश्चन सर मेरा ये था इसमें कि आपने एक बार बताया था कि कोई भी ग्रह अपनी दशाओं में लग्न की डिग्रियों के नजदीक होगा तो वो अपने भरपूर रिजल्ट देगा। अब मैं बता देता हूँ, ठीक है, वो आप ही के लिए क्वेश्चन भी डाला था तो वो जी सर, जी। हाँ, देखिए क्या होता है। अब वही ग्रह अगर यहाँ षडबल में वीक है और वहाँ उधर वो जी सर, भाव के जब रिजल्ट देता है ना, भाव के, तब क्या होता है उसमें एक षडबल के अलावा एक और बल यूज होता है जिसे बोलते हैं रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ। वो षडबल में काउंट ही नहीं होता, वो भी षडबल ही है अलग ही। मगर जो अब ये शोर किसने बता रखा है? आपका ही माइक खराब है, आप बंद कर लो इसको प्लीज। चौरिया जी सर। आप इसको, इसमें ऐसा लग रहा है जैसे वो डॉग्स बार्क कर रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, इस तरीके की आवाज आ रही है पीछे से। तो इसमें क्या है, देखिए मैं इसको समझाता हूँ आपके टॉपिक को, इसको ध्यान से समझो। एक्चुअली क्या होता है, जो वीडियोस डालते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है।
अब बहुत सारे लोग भाव चलित कुंडली यूटिलाइज करते हैं। भाव चलित कुंडली वो यूटिलाइज करते हैं तो वो कहते हैं कि देखो ये प्लेनेट इस भाव में चला गया। अब वो क्या करते हैं, जो पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ाते हैं, हमने भी पढ़ा है, पर वो आप जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप उसको दूसरी तरीके से उपयोग करने लग जाओगे। कि सपोज आपकी लग्न की डिग्री 2 है और कोई भी प्लेनेट सपोज 20 डिग्री पर है, तो वो भाव चलित कुंडली में उसका भाव बदल जाएगा, जिस भी भाव में उससे अगले भाव में चला जाएगा। सपोज लग्न की डिग्री 20 है और आपके सपोज लग्न में ही एक प्लेनेट 2 डिग्री पर बैठा है, तो भाव चलित डिग्री कुंडली बनाओगे तो वो 12वें भाव में चला जाएगा। और वो 12वें भाव में चला गया तो भाव चलित के हिसाब से वो किसके रिजल्ट देने वाला है, आपको 12th हाउस के रिजल्ट देने वाला है। ये एक कंसेप्ट है कि भाव चलित में जो प्लेनेट जिस भाव में चला जाता है उसी के रिजल्ट देगा। अब यहाँ पर जो हम बता रहे हैं रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि हर एक कुंडली के जो आपके 12 के 12 भाव हैं, आपकी लग्न की जो भी डिग्री होती है असेंडेंट की, उस असेंडेंट की डिग्री सभी 12 हाउसेस का मिड कस्प होता है, भाव में मध्य होता है, मिडिल पॉइंट होता है। जैसे असेंडेंट की डिग्री सपोज 5 है तो आपकी कुंडली के सभी 12 भावों का जो मिड पॉइंट है, एग्जैक्टली 5 नहीं होगा, कहीं पकड़ लेंगी, मैं गलत बता रहा हूँ, उसके नियर अबाउट होगा, किसी का कुछ कम होगा, किसी का कुछ ज्यादा होगा, वो कैलकुलेट करना पड़ता है। तो 5 डिग्री सभी भावों का भाव मध्य हो गया। अब इन जनरल उस भाव के रिजल्ट की बात कर रहा हूं उसमें मैं, तो भाव के रिजल्ट के लिए हम उसकी रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ निकालते हैं। रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ कैसे निकलती है, जो बिल्कुल भाव मध्य के क्लोज है उसकी रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ होती है 60। सपोज असेंडेंट की डिग्री 5 है, कोई प्लेनेट 5 डिग्री पे बैठा है तो उसकी रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ होगी 60। वो उस भाव के पूरे रिजल्ट देगा, फुल स्ट्रेंथ है उसके अंदर। और इसके बाद जैसे जैसे वो उससे दूर चलता चला जाएगा उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। 15 डिग्री दूर चला जाएगा तो उसकी रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ 0 हो जाएगी। तो उस भाव के रिजल्ट अपनी दशाओं में वो बिल्कुल 0 दे पाएगा। इसको हम एक पर्टिकुलर भाव के रिजल्ट के लिए यूटिलाइज करते हैं इन दशा एंड अंतरदशा। तो ये जो एक कंपोनेंट है, ये आपका षटबल का ये कंपोनेंट है, वो डिफरेंट है, जिसे हम रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ बोलते हैं। वो एक पर्टिकुलर भाव के रिजल्ट देखने के लिए हम उसे यूटिलाइज करते हैं, अदर देन षटबल। ये षटबल के अंदर इंक्लूडेड नहीं है इन जनरल, क्योंकि एक प्लेनेट केवल भाव के रिजल्ट नहीं देता। प्लेनेट किस किस चीज के रिजल्ट देता है? देखो, प्लेनेट देगा अपने नेचुरल कारकत के रिजल्ट देगा, खुद के जो भी उसके सिग्निफिकेशंस है रिजल्ट देगा, उसके भी उसने देने हैं। प्लेनेट जिस भाव के अंदर बैठा है उसके भी रिजल्ट देने हैं, उसने भाव में जो बैठा है उसके भी देने हैं, और साथ ही साथ प्लेनेट ने लॉर्डशिप वाले भी रिजल्ट देने हैं। अब यहाँ पर ये 3 तरीके के रिजल्ट हो गए कि प्लेनेट ने अपने नेचुरल सिग्निफिकेशंस के देने। हम नेचुरल सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट उसके षटबल पे डिपेंड करेंगे कि उसका षटबल जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा नेचुरल सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट देगा। मगर जो भाव के जो रिजल्ट देगा वो रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ, या आप रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ मत भी निकालो, आपकी असेंडेंट से उसकी डिग्री जितनी ज्यादा होगी दूर, उतने ही वो उस पर्टिकुलर भाव के रिजल्ट कम देगा। तो ये पार्ट है रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ का। तो मैं इसको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, तब क्योंकि हम कलेक्टिवली जब यूज करेंगे एक ही प्लेनेट को हम मल्टीपल टाइप से देखते हैं। कोई भी प्लेनेट है तो मैंने जो मेरे दशाओं के जो स्टूडेंट होंगे उन्हें पता होगा, मैंने बताया था एक प्लेनेट रिजल्ट देता है अपने सबसे पहले नेचुरल सिग्निफिकेशंस के देगा। अब नेचुरल सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट में षटबल का रोल है पूरा, कि वो अगर षटबल में बली है तो वो इसका मतलब आपने देखा होगा ना, बहुत लोग अवस्था के बेस पे सब कुछ बता देते हैं, 0 डिग्री पे, 3 डिग्री पे, 2 डिग्री पे, इसलिए तो बेकार हो गया। वो अपना आप में फार्स है, उसका कोई मीनिंग नहीं है उस चीज का। आप षटबल कैलकुलेट करिए, षटबल के अंदर जो प्लेनेट बली है वो अपने एज ए प्लेनेट बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा, कमजोर है तो एज ए प्लेनेट वो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट नहीं दे पाएगा। फर्दर वो जिस भाव के अंदर बैठा हुआ है तो भाव के लिए आपको उसकी रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी। भाव मत से जितना ज्यादा दूर है उसका कंसेप्ट यह है, क्योंकि वो दूसरे भाव में चला गया या दूसरे भाव के नजदीक आ गया तो खुद के भाव के रिजल्ट देने की उसकी ताकत नहीं होगी। तो जिस भी भाव में जब प्लेनेट बैठता है तो तब हम उसका देखते हैं रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ या भाव मत से उसकी कितनी ज्यादा दूरी है, उस बात पर निर्भर करेगा। तो वो वीडियो उससे रिलेटेड है। क्लियर है सर? जी सर, थैंक यू। सर यहाँ पे एक प्रश्न सर, अभी की बात में सर यू मीन टू से कि अगर हमारा षटबल में तो 0 है, मतलब कमजोर है, लेकिन अगर भाव मध्य से भाव मध्य के करीब है तो अपने भाव के फुल देगा तब वो फल। बिल्कुल 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 अलग से ही पढ़ते हैं रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ को और षटबल को, दोनों डिफरेंट पढ़ाए जाते हैं। और इसमें सर जैसे
अष्टमेश है, वो किसी भाव में जाके बैठ गया, ठीक है सर, और भाव मध्य से दूर है, तो अपने भाव मध्य का मतलब दूर होने का मतलब ये कि अपने भाव के गुण कैरी नहीं करेगा, इसका मतलब ये तो हुआ सर, नहीं कि अपने भाव के गुण कैरी नहीं करेगा। भाव में बैठा है उसके रिजल्ट कम देगा। नहीं, आपने तो लॉर्डशिप के रिजल्ट कम कहे ना सर, भाव मध्य से अगर दूर है तो। भाव मध्य में बैठा है तो भाव के रिजल्ट नहीं देगा, मतलब उस भाव में नहीं हुआ ना वो। चलित कुंडली में यदि आप ले जाते हो तो कहाँ गया वो? अगले भाव के नजदीक चला गया। चलित कुंडली हम कैसे बनाते हैं, मैंने क्या एग्जांपल बताया कि सपोज कोई प्लेनेट ओके, तो मतलब लॉर्डशिप से कोई मतलब नहीं, जहां बैठे हो वहां का रिजल्ट नहीं देगा अगर भाव मध्य से दूर हो गया तो आप भाव, मतलब आप चलित कुंडली का कंसेप्ट समझते हो कि कोई भी प्लेनेट नहीं, वो तो वो चलित के हिसाब से अगले भाव में नहीं चला गया, उस पर्टिकुलर भाव में रहा ही नहीं, तो उसको लेकिन जो आपने वीडियो डाल रखा था उसमें भी ये कह रखा लॉर्डशिप बोल रखा था आपने सर, उसमें भी लॉर्डशिप बोल रखा, जो आपने वीडियो डाला था एक सुबह कि वो जो 3 वाला जिसमें कारक अलग एज ए प्लेनेट एज ए देखते हैं, उसमें आपने लिखा अगर भाव मध्य से दूर चला गया तो लॉर्डशिप के रिजल्ट नहीं देगा। नहीं, भाव मध्य के यदि वो नजदीक है तो लॉर्डशिप का मतलब रिजल्ट कैसे नहीं देगा? वो उस भाव में है ही नहीं ना। हम कैसे देखते हैं लॉर्डशिप के रिजल्ट? मतलब एज ए सोर्स यूज नहीं होगा वो, कहने का मतलब ये है। हाँ, सोर्स कहाँ यूज हुआ वो? तो उस टाइम कौन से रिजल्ट मिलेंगे सर? फिर हमें खाली उसके कारकत्व के रिजल्ट मिलेंगे। हाँ, तो वो उसके नहीं, वो आपके उसका सोर्स की तरह कारकत्व के मेनली रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि वो सोर्स तो बन ही नहीं पाया। ये जैसे सपोज कोई प्लेनेट 4th हाउस में बैठा है तो 4th हाउस सोर्स बनता है। अब वो 4th हाउस के अंदर एक तरीके से भाव मध्य से बहुत ज्यादा दूर चला गया, तो 4th हाउस में उसका प्लेसमेंट ही नहीं है एक तरीके से। अब वर्चुअली ये मानकर चलो तो जब भी उसकी रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ कम होती है, भाव मध्य से जितना ज्यादा दूर होता है, तो वो आपका सोर्स भी नहीं बन पाता, मतलब उस भाव को सेंटर्ड होकर वो रिजल्ट नहीं दे सकता। तो लॉर्डशिप के भी रिजल्ट कहाँ मिलेंगे फिर आपको? लेकिन यहाँ पे सर मैं एक चीज डिफर कर रहा हूँ, फल दीपिका में लिखा हुआ है कि जो ग्रह भाव संधि पे होता है वो उस भाव के रिजल्ट नहीं करता। तो भाव संधि वर्ड यूज किया सर वहाँ पे फल दीपिका में। भाव संधि क्या? और हम यहाँ पे मतलब जो भाव की डिग्री है सर, हम यहाँ पे भाव मध्य से लेके चल रहे हैं, वहाँ पे जैसे भाव संधि वही है 15 डिग्री जो मैंने बोला है, वो भाव संधि हो जाएगी। अच्छा, वो उसी से लेके चल रहे हैं सर, भाव मध्य से। ऐसा होता है कि सपोज कोई प्लैनेट 5 डिग्री पर है, वो भाव मध्य 15 डिग्री ऐड कर दो, 20 डिग्री उस भाव की भाव संधि हो जाती है। और तो भाव संधि पर आने पर वो उस भाव के रिजल्ट, मतलब एक तरीके से उस भाव से दूर चला गया भाव मध्य से, इसलिए रिजल्ट नहीं देगा। भाव संधि मैं उसको ऐसे इंटरप्रेट कर रहा था सर, मैं ऐसे इंटरप्रेट करता हूँ 29 डिग्री पे या 0 डिग्री, 1 डिग्री से कम है तो रिजल्ट नहीं देगा। मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ। भाव संधि आपकी कितनी भी डिग्री पर हो सकती है। लग्न की डिग्री में 15 डिग्री ऐड कर दो और 15 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दो, वो भाव संधि होती है। एक भाव 30 डिग्री का होता है श्रीपति पद्धति में। क्लियर है? तो आपका जैसे असेंडेंट की डिग्री 2 है आपकी, वो तो क्लियर हो गया सर, वो तो क्लियर हो गया। तो वही है भाव संधि। तो इन्हें नटशेल ये मान के चलेंगे जहाँ बैठा है वहाँ के रिजल्ट नहीं होंगे बस। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। तो सर इसी कड़ी में फिर वो अगले भाव के रिजल्ट नहीं देगा जो भाव संधि से आगे हो गया। अगले भाव के रिजल्ट में कंट्रोवर्सी है, क्योंकि अगले में भी क्या स्ट्रेंथ होगी उसमें, अगले में भी तो दूरी है वो। जी, तो इसलिए कंट्रोवर्सी है थोड़ा सा। जी सर, स्ट्रेंथ तो हो जाएगी सर उसमें। कैसे स्ट्रेंथ ऐसे हो जाएगी? अगर किसी की लगन 2 डिग्री की है, अगले भाव में 2 डिग्री भाव मध्य हो जाएगा, और 29 डिग्री पे वो प्लेनेट 29 डिग्री पे है, तो अगले भाव के भाव मध्य के नजदीक हो गया ना वो। हाँ, अगले भाव के भाव मध्य के नजदीक हो गया, करेक्ट है। वो 29 डिग्री है तो हो जाएगा, मगर 15 डिग्री के आसपास से तो नहीं होगा। नहीं, फिर तो उस भाव के अच्छे फल देने चाहिए ना उसको। नहीं, किस भाव के? जब वो 29 डिग्री का प्लेनेट अगले भाव में जाएगा, मतलब 2 डिग्री भाव मध्य आ गया और 29 डिग्री पे वो प्लेनेट है पीछे वाले भाव में, तो अगले भाव के फुल प्लेनेट देगा, नंबर फुल रिजल्ट देगा उसके। हाँ, वो भाव चलित कुंडली के हिसाब से वो उस भाव के रिजल्ट देने चाहिए उसको। यदि उसकी डिग्री 29 हो जाती है और आपका असेंडेंट की डिग्री 2 है, तो वो एक तरीके से नेक्स्ट भाव में वो भाव के क्लोज हो गया। मगर देखिए उसमें इशू क्या है? इशू ये है कि इस चीज को बहुत लोग मानते हैं, आप जो कह रहे हो, जो चलित कुंडली पढ़ाते हैं वो इसको मानते हैं, मगर जो चलित नहीं पढ़ाते वो इसे इसलिए नहीं मानते। वो कहते हैं कि उसकी राशि जो है, उसका जो राशि यूटिलाइज नहीं होगी जैसे ही वो भाव के अंदर जाएगा दूसरे में, क्योंकि एक प्लेनेट जो रिजल्ट देता है वो इस बात पर भी डिपेंड करता है वो किस राशि में बैठा है। आप उसका भाव चाहे बदल दो, मगर उसकी राशि आप नहीं बदल सकते। सपोज आप मान के चलते हो कि कोई प्लेनेट यदि 5th हाउस के अंदर बैठा हुआ है और वो आपका कैंसर साइन में है, अब हमने माना कि वो भाव मध्य से काफी ज्यादा दूर है, आप उसे छठे भाव में ले जाकर बैठ गए।
अब आप उसके बेसिस पर प्रेडिक्शन दे रहे हो, मगर छठे भाव के अंदर तो राशि डिफरेंट है, इसलिए इस पर्टिकुलर चीज पर कंट्रोवर्सी है। मगर इस बात में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है कि भाव मत से यदि वो 15 डिग्री दूर चला जाता है तो उस भाव से रिलेटेड रिजल्ट वो नहीं दे पाता, वो अगले भाव के रिजल्ट देगा। जो भाव चलित कुंडली यूटिलाइज करते हैं वो मानते हैं अगले भाव के रिजल्ट देगा, मगर बहुत सारे लोग इसे नहीं मानते और बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर नहीं मानते। वो इसलिए नहीं मानते, वो कहते हैं कि जब प्लेनेट की राशि तो नहीं बदलेगी, चाहे भाव बदल जाए, तो राशि नहीं बदलेगी तो रिजल्ट उसके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं। जब तक उसकी आपने राशि नहीं बदली तो वो अगले भाव के रिजल्ट कैसे दे रहा है। तो ये एक थोड़ा कंट्रोवर्सी है, मगर चलित कुंडली वालों के हिसाब से आप जो कह रहे हो वो करेक्ट है। वहाँ कोई ना कोई राशि तो वहाँ है ही, वो सेम नहीं रहता, फिर राशि बदलने के बाद तो उसका पूरा बिहेवियर बदल जाएगा। कि सपोज आपका एक प्लेनेट आपकी स्वयं राशि में बैठा हुआ है और अगले भाव के अंदर राशि दूसरी हो गई, तो दूसरी राशि होगी तो वो वैसे का वैसा प्लेनेट रहेगा नहीं ना, उसका पूरा बिहेवियर चेंज हो जाएगा। शत्रु राशि होगी या वो एक पर्टिकुलर भाव चेंज तो हो जाएगा, लेकिन फल तो आएंगे ना। अरे सर वो ठीक है, पर फल उतने फल नहीं आएंगे ना जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। जब वो यदि उसकी राशि परिवर्तित हो गई या नहीं हुई, उसके कुछ ना कुछ तो आएगा। मैं ये कह रहा हूँ कुछ ना कुछ तो आएगा ना, चाहे वो कैसा भी आए। अनप्रेडिक्टेबल है ना सर, अनप्रेडिक्टेबल इसलिए है। देखो भाव चलित कुंडली का क्लियर है, या तो प्लेसिडस सिस्टम यूज करो उसके लिए। प्लेसिडस सिस्टम में आपको क्लियर कट पता चलेगा, उसके लिए आपको केपी यूज करनी पड़ेगी, वैदिक यूज नहीं करनी पड़ेगी। वहां पर क्या है, अनइक्वल डिवीजन ऑफ भाव है। हम क्या करते हैं श्रीपति पद्धति में 30 डिग्री के भाव लेकर चलते हैं। अब 30 डिग्री के आपने भाव लिए, उसका आपने भाव बदल दिया भाव चलित कुंडली में, मगर राशि का क्या होगा? राशि तो बदलते नहीं हम यहाँ पर। राशि तो उस भाव की वो की वही रखेंगे। जैसे आपके चौथे भाव में 3 साइन है और 5वें भाव में 4 साइन है, आप प्लैनेट को 3 से 4 में कैसे ले जाओगे बताओ? उसका बेसिक फंडामेंटल गलत है चलित कुंडली का। जब हम चलित बनाते हैं तो राशि तो वही रखते हैं कि जो आपकी जन्म कुंडली में होती है। अब प्लैनेट को आपने उठाकर एक राशि से दूसरी राशि में किस बेस पर रखा, तो उसके कैलकुलेशन में इश्यूज हैं। मतलब थ्योरेटिकली आप जो कह रहे हो मैं उस बात से डिसएग्री नहीं कर रहा, मैं आपकी बात से एग्री हूं, पर उसके अंदर एक डिस्प्यूट है। वो डिस्प्यूट ये है कि जब हम चलित कुंडली में एक प्लैनेट को अगले भाव में ले जाकर रख देते हैं, अगले भाव के अंदर राशि अलग होती है। अब राशि जब अगले भाव के अंदर अलग है तो आपने उसकी राशि किस बेस पे चेंज की प्लैनेट की, तो हम प्रेडिक्शन शॉर्ट नहीं दे पाएंगे। अंदाजे से हम कह सकते हैं कि भाई इस भाव के रिजल्ट नहीं देगा, अगले के देगा, मगर कैसे देगा वो डिसाइड करना मुश्किल है। थैंक यू विकास जी। सर विकास जी नमस्ते गुरु जी। हाँ जी गुरु जी, मैं ये पूछ रहा था, मान लीजिए कोई प्लैनेट पीड़ित हो रहा है, यानी कि फंक्शनल मेलिफिक से पीड़ित हो रहा है, नेचुरल मेलिफिक से पीड़ित हो रहा है। जैसे मान लीजिए मेष लगन का पत्रिका, गुरु सन के साथ बैठा है, उसके साथ मंगल बैठा हुआ है, ये तो पीड़ित हुआ। फिर वही गुरु को बिठा दीजिए बुध के साथ, शनि के साथ, मतलब इसमें डिफरेंस कैसे करेंगे? नहीं वो तो डिफरेंस तो अलग है, लॉर्डशिप वगैरह देखनी पड़ेगी, कौन सा लॉर्ड है वो प्लेनेट। मतलब पीड़ित किस, मतलब कैसे रिजल्ट कैसे आएगा गुरु जी? मैं यही पूछ रहा था। फंक्शनल मेलिफिक से रिजल्ट का मतलब तोल थोड़ी होगी, वो तो अंदाजा लगाना पड़ेगा एज ए एस्ट्रोलॉजर हमें कि यदि वो 8th लॉर्ड है कि वो 6th लॉर्ड है जो पीड़ित कर रहा है उसको। नेचुरल मेलिफिक के साथ साथ उसकी लॉर्डशिप भी खराब है। अब जैसे एक ही प्लेनेट आपका नेचुरल बेनिफिक भी है, वो मेलिफिक है, मगर उसकी लॉर्डशिप अच्छी है तो पीड़ित थोड़ी करेगा उसे। सपोज वो आपका 9th लॉर्ड हो गया, वो शनि हो गया, तो पीड़ा थोड़ी हुई उसको। वो तो उसको त्रिकोण का स्वामी आपको वो कर रहा है। 9 और 10th लॉर्ड हो गया योग कारक प्लेनेट। शनि यदि किसी के साथ जाकर बैठ गया तो उस प्लेनेट के तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो वो आपको एक जनरल एनालिसिस करना पड़ेगा कि जो प्लेनेट पीड़ित कर रहा है वो उसका नेचुरल बिहेवियर क्या है और लॉर्डशिप बिहेवियर क्या है, दोनों को मिला के आप प्रेडिक्ट करोगे। एक सिंपल वे नहीं करेंगे कि आप सैटर्न पीड़ित करता है। बेसिकली पीड़ित हम मान के चलते हैं नेचुरल मेलिफिक और फंक्शनल मेलिफिक, मगर एक ही प्लेनेट का यदि अपोजिट बिहेवियर हो रहा है कि वो नेचुरल तो मेलिफिक है मगर वो फंक्शनल बेनिफिक है, देन एस्ट्रोलॉजर का रोल आता है। आपको असेस करना पड़ेगा उस कंडीशन में कि इसकी लॉर्डशिप के बेस पर ये कितना ज़्यादा बेनिफिक हो रहा है। यदि वो आपका योग कारक हो गया, शनि योग कारक होता है दो लग्नों में, अब वो पीड़ा थोड़ी देगा, वो तो जिसके साथ चला जाएगा उसको कई गुना बढ़ा देगा। तो हमें वहां पर केस टू केस देखना पड़ेगा। पता लग रहा है कि त्रिकोण राजयोग बना रहा है वो, तो पीड़ा कैसे होगी, तो वो केस टू केस देखना पड़ेगा, उसका हम आउटराइटली आंसर नहीं कर सकते। जी जी, थैंक यू।
हाँ जी सर, एक बात और अभी इनकी निसज्जन ने पूछा था जाप के बारे में, तो जैसे जातक को खुद को होता है जाप करने का, तो 1.25 लाख जाप वो कैसे करेगा? मतलब उसके लिए क्या रिलैक्सेशन रहता है, कैसे उसको करना चाहिए? एक नियम बनाएगा ना, 1.25 लाख जब एक साथ में थोड़ी करना है, वो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ माला फेरेगा कि मैं 5 माला रोज फेरूंगा, 2 फेरूंगा, 10 फेरूंगा, 20 फेरूंगा, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करता रहेगा वो। एक दिन में थोड़ी ठीक है, 1.25 लाख जब। लगातार वाला तो सिस्टम नहीं है ना? नहीं, लगातार करना भी किस लिए है? आप गृहस्थ हो, आपको कोई साधु संत थोड़ी बनना है। वो रेमेडी भी रेमेडी के तरीके से करोगे आप। अपने डे टू डे जो एक्टिविटीज है वो करने के बाद आप घंटा, आधे घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा जो भी आप पीसफुली दे पाओगे उतना टाइम ही देना पड़ेगा आपको। पूरे इसमें 1.25 लाख थोड़ी एक साथ में करने, वो 1.25 लाख का। मैक्सिमम मिनिमम का तो कोई बार नहीं रखे ना इसमें? नहीं नहीं, मतलब आप ऐसा है ना कि हम जनरली ओड नंबर में रख लेते हैं, भाई आपने 11 माला फेर ली, 28 बार कर लिया, 108 बार कर लिया। इस तरीके से आप जो नियम बनाना चाहो बना लीजिए। तो एक बात और सर, जो ग्रह कोई मृत्यु भाग में होता है उसके लिए ये रोल प्ले, ये अपना भूमिका करता है, अगली ये क्लास में बताएंगे। मृत्यु भाग का अपना अपना एक बड़ा टॉपिक है। प्लेनेटरी वॉर और मृत्यु भाग अपना अपना पूरी एक क्लास का टॉपिक है, तो फिर छेड़ेंगे उसको। उसका जाप से हो जाता है कुछ? नहीं, पहले बताएंगे कि मृत्यु भाग से इतना घबराने की जरूरत नहीं होती, कब करना चाहिए वो तो पता होना चाहिए ना। मृत्यु भाग में हो चाहे कहीं भी हो, तो आप जाप का तो तरीका यही होता है, आप करते रहिए, बीज मंत्र वगैरह करते रहिए, या जो भी मंत्र हैं उन ग्रहों के, या ओवरऑल मंत्र कर लीजिए। तो उसकी कोई चीज पहननी तो नहीं चाहिए ना अगर कोई ग्रह मृत्यु भाग में है तो? जैसे मान लो शनि है किसी का, तो उसको लोहे का कोई, मतलब कोई बंदा पूरी कुंडली देखे बिना, कई बार मैंने देखा किसी को एक ने बोल दिया आप लोहे का छल्ला पहन लो, जैसे कुछ होगा उसको काम में दिक्कत आ रही होगी, तो नहीं, मेरे हिसाब से नहीं पहनना चाहिए। मतलब इतना ज्यादा तो मैं नहीं जानती हूँ, पर मुझे लगता है कि अगर कोई ग्रह मृत्यु भाग में तो उससे रिलेटेड चीज को पहनना अवॉइड करना चाहिए एज रेमेडी। दान वगैरह कर देना चाहिए मृत्यु भाग वाली प्लेनेट का। ठीक, और थैंक यू हमेशा सर। खराब रिजल्ट नहीं देता, मैं बताऊंगा आपको। मृत्यु भाग वाला प्लेनेट यदि 6-8 बार में चला जाए तो वो खराब रिजल्ट नहीं देगा, मैं बताऊंगा फिर किस दिन। ठीक है सर, लेकिन पहनना अवॉइड करें, बस थोड़ा सा ये गाइड कर हाँ दो। जी, हाँ जी। ठीक है सर, थैंक यू। ये एंड में रिमी मैम कौन है? रिमी मैम है या सर है? आप पूछिए। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। नहीं, पूछूंगा मैडम, देखते हैं। हाथ तो बहुत ज्यादा रेज हुए हैं। रिमी आप पूछ लीजिए, और जो पूछ चुके हैं वो रिपीट ना पूछें प्लीज। हाँ, तो एंडलेस हो जाएगी क्लास, नहीं तो। हाँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ऐसा है सर कि वो ये एक जो टॉपिक प्लैनेट पे आप आपने 15 बताया मिनट तक कि पूछ सकते हो, और मैं आंसर देता रहूंगा, उससे कोई नहीं है। जो पूछ चुके हैं वो एंड अपना डाउन कर लें। हाँ जी, बोलिए रिमी मैम। सर जो आपने बताया कि शेड्यूल में स्ट्रेंथ देखते हैं, वो लॉर्डशिप के बेसिस पे देखते हैं कि वो उसका मेलेफिक रिजल्ट आएगा या बेनिफिक रिजल्ट आएगा। तो अगर वो दो ऐसे हाउस को, एक खराब हाउस एक अच्छे हाउस को रूल कर रहा है, तो कैसा मैंने कहा ही रिजल्ट नहीं लॉर्डशिप के आएगा? बेस पे अच्छे खराब रिजल्ट। मैंने कहा ही नहीं है। मैंने कहा कि प्लैनेट यदि पीड़ित होता है तो ही खराब रिजल्ट देता है, पीड़ित नहीं होता तो नहीं देता, चाहे लॉर्डशिप कोई भी हो। मैंने इवन एग्जांपल ले दिया है। नहीं, जिसे आपने में 6 लॉर्ड है, ठीक है ना? आपका 6 लॉर्ड प्लैनेट, जी बोलिए। जैसे लिब्रा असेंडेंट के लिए फर्स्ट और 8th, तो वीनस कैसे रिजल्ट देगा? फिर अच्छा देगा या खराब देगा? नहीं, अच्छे खराब का अगर वो क्राइटेरिया स्ट्रांग हो गया तो 8th का देगा या फर्स्ट का देगा? वो बड़ा टॉपिक है। अच्छे खराब देगा वो एक अलग है। आपको प्लेनेट ऐसे नहीं बता सकते क्या लॉर्ड है कैसे देगा। प्लेनेट यदि एफ्लिक्टेड है कुंडली में तो वो चाहे कोई भी लॉर्ड हो खराब ही रिजल्ट देगा। आप देखिए एफ्लिक्टेड तो नहीं है, और यदि एफ्लिक्टेड नहीं है प्लेनेट तो वो अच्छे ही रिजल्ट देगा चाहे कोई सा भी लॉर्ड हो। अब अच्छे का मतलब क्या है कि जैसे आपका 6 लॉर्ड है, स्ट्रांग हो गया, तो वो छठे भाव के रिजल्ट देगा आपको। और तो छठे भाव के कौन से रिजल्ट होंगे? सारे रिजल्ट देगा स्ट्रांग है तो छठे भाव के। तो 6th हाउस के जितने भी रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं वो सारे के सारे रिजल्ट हैं। एफ्लिक्टेड है तो वो खराब रिजल्ट देगा मेनली, और यदि एफ्लिक्टेड नहीं है तो वो अच्छे रिजल्ट देगा। यही हम देखते हैं। एफ्लिक्टेड का मतलब 6th हाउस के अच्छे रिजल्ट कौन कौन से हैं। एफ्लिक्टेड है तो वो आपको कंपटीशन में सक्सेसफुल नहीं होने देगा, बीमारियां देगा आपको, और इसके अलावा आपको जो भी डिस्प्यूट में ले आएगा। एफ्लिक्टेड नहीं है तो आप कंपटीशन में बाहर निकल जाओगे। वो एक ही लॉर्ड 2 तरीके का रिजल्ट देता है, वो डिपेंड करता है। यदि वो पीड़ित है तो वो खराब ही रिजल्ट देगा उस भाव के, और पीड़ित नहीं है तो वो आपके अच्छे रिजल्ट देगा।
अब वो अच्छे या खराब रिजल्ट जो भी हैं वो आपको किस स्ट्रेंथ से मिलेंगे वो उस प्लेनेट की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेंगे। यदि वो शेड्यूल में स्ट्रॉन्ग है तो आपको रिजल्ट काफ़ी इंटेंसिटी से मिलेंगे, और शेड्यूल में वीक है तो वो रिजल्ट काफ़ी पुअर मिलेंगे। ये है, तो अच्छे बुरे लॉर्डशिप पर डिपेंड नहीं करते। किसी भी भाव का लॉर्ड अच्छे रिजल्ट दे सकता है, किसी भी भाव का लॉर्ड खराब रिजल्ट दे सकता है। आपका लग्न लॉर्ड आपको खराब रिजल्ट दे देगा, आपको फिफ्थ लॉर्ड खराब दे देगा, आपको नाइन्थ लॉर्ड खराब दे देगा, आपका योग कारक प्लेनेट खराब रिजल्ट दे देगा, योग कारक भी खराब रिजल्ट दे देगा आपको। यदि वो खुद एफ्लिक्टेड है, पीड़ित है बुरी तरीके से, तो वो रिजल्ट खराब देगा। और वो प्लेनेट आपका पीड़ित नहीं है और वो अच्छी स्थिति में तो अच्छे रिजल्ट देगा। त्रिकोण का स्वामी आपको खराब रिजल्ट दे सकता है यदि पीड़ित है तो, और पीड़ित नहीं है जैसे पंचमेश है तो पंचमेश ही तो आपको संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम करता है। और वैसे तो उसे बेनिफिक बोलते हैं हम, मगर वो हमेशा बेनिफिक इसलिए बोलते हैं, वो उसका यूटिलाइजेशन डिफरेंट है। आप नेक्स्ट किसी क्लास में पूछना, मैं बेनिफिक का मतलब एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक हैं। एक एक टॉपिक पे आप कई कई घंटे बात कर सकते हो। तो जो आप बेनिफिक पढ़ते हो लघु पराशरी में, उसका मतलब रिजल्ट से नहीं है। वो हम यूटिलाइज करते हैं जब बेनिफिक वगैरह, जब हम एक महादशा में अंतरदशा के रिजल्ट देखते हैं। एक इंडिविजुअल प्लेनेट के रिजल्ट के केस में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका सेकंड लॉर्ड है, थर्ड लॉर्ड है, फोर्थ लॉर्ड है, वो कैसे रिजल्ट देगा वो इस बात पर डिपेंड करता है। वो पीड़ित है तो खराब देगा उस भाव के, और पीड़ित नहीं है तो अच्छे रिजल्ट देगा। ऐसा मानकर चलो, आप किसी भी भाव का लॉर्ड हो जाए। ओके सर, थैंक यू सर। सर सटबल से रिलेटेड एक छोटा सा प्रश्न मेरा है। जब किसी की दशा देखते हैं तो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा देखेंगे, तो इनका हम सटबल में स्थान भी देखेंगे, इन्हें कैसे कैसे मिले हुए, तो हम अंतर का प्रत्यंतर से, प्रत्यंतर को छोड़ दो मैडम, प्रत्यंतर को बिल्कुल मत यूज करो। आप जब रिजल्ट देखना है तो महादशा अंतरदशा को देखो। अब महादशा अंतरदशा में षटबल का रोल तो केवल इतना भरा है कि वो जो रिजल्ट जैसे भी देने हैं वो कमजोर मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग मिलेंगे, बस। अब रिजल्ट तो आप उसके बेस पे डिसाइड करोगे ना, महादशा अंतरदशा आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है। आपने पहले डिसाइड कर लिया और इसके बाद वो प्लेनेट अफ्लिक्टेड तो नहीं है, तो आपने सारी चीजें डिसाइड कर ली, तब आता है षटबल का रोल। तो आप पहले निश्चित कर लो कि ये प्लेनेट अच्छे रिजल्ट देने वाला है या खराब, उसमें तो षटबल का कोई रोल नहीं है। वो आप लॉर्डशिप और उनके रिलेटिव प्लेसमेंट के बेस पर आप बताओगे एफ्लिक्टेड है या नहीं है। तब आपको पता कर लिया आपने कि कौन कौन से भावों के रिजल्ट देने वाला है, रिजल्ट अच्छे मिलेंगे खराब मिलेंगे, आपने डिसाइड कर लिया। तब षटबल को लगाओ कि षटबल केवल इतना भर निर्धारित करेगा। आपने ये निश्चित कर लो, आप बाजार से चीनी लेने जा रहे हो, आप बाजार से कुछ ग्लूकोज लेने जा रहे हो, या बाजार से सब्जी लेने जा रहे हो, वो आपने डिसाइड कर लेना है। इसके बाद षटबल का केवल इतना रोल है कि आपको वो कितना लेनी है, क्वांटिटी बताएगा। रिजल्ट किस हद तक आपको मिलेंगे वो षटबल इंडिकेट करेगा कि रिजल्ट आपको वीक मिलेंगे या स्ट्रॉन्ग मिलेंगे। बाकी षटबल का इस बात से कोई नहीं मतलब है कि अच्छे बुरे जैसे भी रिजल्ट मिलने हैं वो आप पहले डिसाइड करोगे, तब षटबल को यूटिलाइज करोगे। नहीं सर, हमने दशा अंतरदशा देख ली, और अगर वो दोनों में षडाष्टक है और लेकिन वो दोनों मित्र है, तो तब षडाष्टक मित्र हो तो मित्र का तो कोई रोल ही नहीं होता इसमें। अच्छा, इसमें दशाओं के रिजल्ट में मित्र का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है। दशाओं के रोल में तो एक्चुअली वो आपका होता है सहधर्मी, संबंधी, ये कंसेप्ट होता है। मित्र का कोई कंसेप्ट नहीं होता। और आपका रिलेटिव पोजीशन षडाष्टक होती है, 212 होती है, तभी भी सर सहधर्मी हो तब भी अच्छे ठीक दे देगा ना, षडाष्टक बैठे हो लेकिन सहधर्मी हो। अच्छा, सहधर्मी अच्छी देगा ये कोई जरूरी नहीं है। अच्छा सर, हाँ जी प्रणाम सर, मैं क्वेश्चन पूछना चाहती थी। लास्ट क्वेश्चन है मैम, पूछ लीजिए, काफी एक मिनट सर कोई मेलेफिक प्लानेट है जो भावमध्य की डिग्री के करीब है, तो वो जिस घर में बैठा हुआ है या जिस घर को देखेगा उनके भी कारकत्व या उनके सिग्निफिकेशंस को इफेक्ट करेगा। भाव के सिग्निफिकेशंस को करेगा, यदि खराब है तो भाव खराब कर देगा ना वो, और जहाँ देखेगा वहां भी खराब करेगा। हाँ खराब तो करेगा, एक्सपेक्ट करेगा, तभी भी खराब हो जाता है, पीड़ित कर देता है वो भाव को भी और उस जगह को भी जिसको देखेगा, मेंटेनेंस करेगा। हाँ ऐसे ही बेनिफिट होगा तो वो उसको ठीक करेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू जी मैम बोलिए। जी सर, हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाहती, जैसे आपने बोला ना कि जो ग्रह पीड़ित है वो खराब रिजल्ट देता है, लग्नेश अगर बहुत ज्यादा पीड़ित होगा वो भी खराब रिजल्ट देगा, लेकिन जो अगर पीड़ित लग्नेश है तो हम उसके मंत्र जाप कर सकते हैं, उससे कुछ फायदा?
जाप वगैरह मतलब तो कि और करते भी रहना पीड़ा चाहिए। बढ़ती है। जाप से फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। जाप कभी भी आप बेनिफिक प्लेनेट का भी कर सकते हो, मेलिफिक का भी कर सकते हो, मगर दान उसी का करो जो आपकी कुंडली का खराब ग्रह है। अच्छे ग्रह का दान नहीं करते। जाप ऐसी चीज है जिसे बोलते हैं मंत्र, वो आपके अच्छे ग्रह का भी कर सकते हो, खराब का भी कर सकते हो। वो आपको खराब है तो उसे ठीक कर देगा, अच्छा है तो उसे मजबूत कर देगा। वो दिक्कत नहीं करता। मतलब जाप ऐसी चीज है जो जो रिक्वायर्ड है वो काम करेगा, मगर दान कभी भी शुभ ग्रह का नहीं करते, अशुभ ग्रह का ही करते हैं। जी सर, एक क्वेश्चन और था। जैसे सर अभी आपने षडबल का बताया ना, कि जैसे कोई भी ग्रह, बुध का ही आप बता रहे थे कि उसका षडबल नहीं है बिल्कुल भी, जैसे कम है, तो उसकी एमडी आएगी, तो जब उसका फर्स्ट पार्ट आएगा तो उसके नेचुरल सिग्निफिकेंस के रिजल्ट हमें नहीं मिलेंगे। लेकिन जैसे ही उसमें जो एडी आती है, अगर वो एडी का षडबल बहुत अच्छा है तो उस एडी के हमें ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे, बुध के नहीं मिलेंगे। जो कोई भी ग्रह हो जिसका मतलब कि हमारे पास षडबल नहीं है, तो उसमें जो अगर किसी पावरफुल ग्रह की एडी आती है तो उस एडी के रिजल्ट हमें मिलेंगे उस ग्रह के। हाँ, मतलब एडी के जो रिजल्ट मिल रहे हैं वो आपको स्ट्रॉन्ग मिलेंगे, यस। पर हाँ, रिजल्ट एक्चुअली आप है ना वो टॉपिक पे अलग पे जा रहे हो। मैं महादशा अंतरदशा को लिंक नहीं कर रहा, क्योंकि उनके रिजल्ट ऐसे नहीं मिलते जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये महादशा के अंदर एक एडी आ गई वो अपना आप रिजल्ट दे देगी। एडी एक्चुअली सबऑर्डिनेट होती है एमडी का। महादशा प्राइम मिनिस्टर है, अंतरदशा उसका मंत्री है। प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर करता है मंत्री को ये काम करो, इसके बाद मंत्री कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वो प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर कर दिया, मंत्री ने अनसुनी कर दी। जैसा आप बॉस हो और ऑफिस में आपके अंदर सबऑर्डिनेट कोई बैठा है, सरकारी ऑफिसों में जैसा होता है, बॉस ने कहा ये काम कर दे और वो बाहर निकलेगा, वो कहेगा इस जैसे बहुत देखे रोज कहता रहता है, कौन करेगा। ऐसा भी हो सकता है अंतरदशा लोड, तो वो उसके नियम अलग हैं। तो इसलिए मैं उस टॉपिक पर कोई बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो इस तरीके से आंसर एक्चुअली मैं कर नहीं सकता, वो कैसे देगा। अभी मैं केवल इंडिविजुअल प्लेनेट की बात कर रहा हूँ, वो एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते हैं वो अपना अपने एक अलग टॉपिक है वो। जी सर, सर एक लास्ट क्वेश्चन है बस, जो ऐसे एक हेलो। जी सर, एक आपने कल वीडियो डाली थी कुछ दिन पहले पितृ दोष पे, उसपे आपने बोला था कि केतु और बुध अगर 1 और 8 में इकट्ठे हों या अलग अलग हों तो पितृ दोष लगता है। लेकिन सर उसमें कंडीशन कुंडली में पितृदोष होता है, मान लो आप एक भी कुंडली ऐसी नहीं होती जिसमें पितृदोष ना हो। अब बताओ आप। हाँ नहीं सर, आपका जो क्वेश्चन दोष नहीं है तो अच्छा ठीक है। 100% कुंडलियों में पितृदोष होता है। आप किसी पंडित के पास चले जाना, वो पितृदोष बताएगा ही बताएगा। मैंने ये कुछ कॉम्बिनेशन बताए, इसके अलावा भी पंडितों ने 50 और कॉम्बिनेशन बना रखे हैं। और इन जनरल ये मानते हैं कि हम जब इस जन्म में पैदा हो रहे हैं, एज ए इंसान हमने जन्म लिया है, तो हमने कुछ कर्म ऐसे किए हैं और हमारे बुजुर्गों ने भी किए हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। तो पितृदोष का अब जो मैंने एक उपाय बताया है उसमें आप कर लो, आसान सा उपाय है, तो वो आपका पितृदोष कट जाएगा उससे। एक से ज्यादा पितृदोष मिल जाएंगे आपको हर एक कुंडली में, एक नहीं कई। गुरुजी मेरा प्रश्न ले लीजिए। जी बोलिए मैम। गुरुजी नमस्कार। गुरुजी मेरा प्रश्न ये था, जैसे एक किसी ग्रह की महादशा चलते हुए मान लीजिए 10 साल हो गए हैं, लेकिन पिछले 3 सालों में अंतरदशाएं चेंज हो जाती हैं, कभी किसी दूसरे ग्रह की आ गई, किसी दूसरे ग्रह की। तो जो मान लीजिए कि किसी इंसान को पिछले 3 साल से थोड़ा थोड़ा परेशानी आ रही है, और आज की डेट में जो तीसरा प्लेनेट की अंतरदशा आई है इनकेस, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई, तो आज की डेट का जो प्लेनेट अंतरदशा में एक्टिव है सिर्फ उसकी रेमेडी करें, या जो 2-3 सालों से जो अंतरदशाएं चेंज हुई हैं उनकी ग्रहों की भी ले, क्योंकि वो भी तो प्रत्यंतर या उसमें कहीं ना कहीं एक्टिव हो रहे होंगे। प्रत्यंतर दशा वगैरह को नहीं देखना चाहिए, ये केवल हम एंड में जब जो होती है उसको इंडिविजुअली हम एनालिसिस करते हैं। मेनली महादशा अंतरदशाएं होती हैं, प्रत्यंतर दशा शॉर्ट पीरियड की होती हैं। जब भी हम रिजल्ट की बात करते हैं ना, एक जैसे देखो प्रत्यंतर दशा का रोल जो आता है, बार बार इसमें आ रहा है प्रत्यंतर दशा को लेकर कोई न कोई कुछ ना कुछ लिख रहा है। प्रत्यंतर दशा का रोल होता है जो आपके एक पर्टिकुलर इवेंट होते हैं, बस जो आपके लॉन्ग टर्म इवेंट होते हैं, कब घटित हो रहे हैं, टाइमिंग में प्रत्यंतर दशा का रोल होता है। बाकी प्रत्यंतर दशा ना आपको तकलीफ देती है ना आपको मजे देती है। सारे जो रिजल्ट हैं वो सबऑर्डिनेट होते हैं महादशा अंतरदशा के, क्योंकि प्रत्यंतर दशा बहुत कम पीरियड की होती है, 2-3 महीने की होती हैं। आप प्रत्यंतर दशा को यूटिलाइज तभी करो जब आपको लगा कि कोई इवेंट आपका वो प्रत्यंतर दशा शुरू होते ही शुरू हुआ है,
तब तो आप यूटिलाइज कर लो कि उसका कुछ ना कुछ रोल हो सकता है, मगर वो आपकी चली आ रही है पहले से, तो प्रत्यांतर दशा का क्या रोल है उसमें? कुछ भी नहीं है। तो ज़्यादा महादशा और अंतरदशा को यूटिलाइज करिए। किस तरीके के इवेंट में आप देख रहे हो उस पर भी निर्भर करता है कि जैसे किसी की सडन डेथ होगी, सडन एक्सीडेंट हो गया, तब आप प्रत्यांतर दशा सूक्ष्म दशा को भी यूटिलाइज कर सकते हो। मगर आपको प्रोफेशन में ट्रबल आ रही है, उसमें प्रत्यांतर दशा क्या करेगी? प्रत्यांतर दशा प्रोफेशन में ट्रबल थोड़ी देख सकती है। प्रोफेशन में ट्रबल तो लंबे समय तक होती है। कोई आदमी लंबा बीमार चला आ रहा है तो प्रत्यांतर दशा का कोई रोल नहीं है। तो किसी की मैरिज नहीं हो रही है, प्रत्यांतर दशा का कोई रोल नहीं है। होगी तभी भी प्रत्यांतर दशा का कोई रोल नहीं है। उसमें सब में महादशा अंतरदशाओं का रोल होता है। हाँ जी गुरुजी, मतलब प्रश्न ये था कि अब करंट अंतरदशा जो चल रही है इसमें जातक बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन वो परेशान पिछले 2-3 सालों से हैं। पिछले 2-3 सालों में 2-3 अंतरदशाएं चेंज हो गई हैं। तो अब रेमेडी सिर्फ करंट वाले की ग्रह की करें या पिछले जो दो? वो पहले पुरानियों की करता है। एक्चुअली क्या होता है, इसलिए मैं ये इसीलिए पूछ रही हूँ कि जो पहले 2 निकल गए हैं वो कहीं ना कहीं प्रत्यंतर सूक्ष्म तो एक्टिव रहते ही हैं, तो उनकी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सारी एक्टिव रहती हैं। फिर तो आप ये मान लीजिए हाँ जी बिल्कुल, 12 जब आप छोटे जा रहे हो तो 5 दशाएं होती है, 5 हाँ होती जी है ना? बिल्कुल, हर दिन आपकी प्राण दशा सभी ग्रहों की आती है, इसलिए इतना जानने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, हाँ जी इसीलिए पूछ रही थी ये हाँ, तो चीजें। अब ठीक आप है जी, सुनिए, इसीलिए मैं उनको मना करता हूँ, क्योंकि ऐसे तो सभी दशाएं हर दिन चल रही होती हैं। फिर तो हमारी सारी एस्ट्रोलॉजी, यदि हम सूक्ष्म दशा और उन पर आ गए तो फिर हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। फिर तो सभी की दशा रोज चलेगी आपकी, प्राण दशा हाँ जी सारी वो पूरी, बिल्कुल गुरुजी, क्योंकि 12 सारे ग्रह हर वक्त एक्टिव होते हैं। ये आप ही की एक वीडियो में माना भी है, सुना भी है कि सारे ग्रह दशा पर जाओगे तो किसी न किसी की तो होगी ना आपकी हर घंटे। तो बिल्कुल छोड़ो, इसीलिए आप क्या करो, सिर्फ करंट, अब आप एक करंट मिनट सुन लो, अंतरदशा को आप बोल लिया, अब एक मिनट सुनो सही। कंटिन्यूअसली हम दोनों बोलेंगे तो कैसे बात बनेगी? तो उसमें क्या है कि नहीं गुरुजी, हाँ, उसमें क्या है कि ऐसा होता है जैसे पाइसेस लगने में, एग्जांपल कई बार देता हूँ। आप जो कह रहे हैं ना कि अंतरदशा में दिक्कत आ रही है, पाइसेस लगने में उस व्यक्ति की शनि की अंतरदशा शुरू हो गई। अब देखो उसका खेल, शनि की अंतरदशा में प्रॉब्लम आई, बुध में भी आएगी, वो भी मारक है उसके लिए। इसके बाद केतु में भी उसको आएगी, इसके बाद उसको वीनस में भी आएगी, उसको सन में भी आएगी, तो लगातार आएगी ना। तो वो जिस टाइम पर रेमेडी कर लेगा, जिसकी अंतरदशा चल रही है उसकी रेमेडी उस टाइम पर करनी पड़ेगी उसको। इसके बाद अगली अंतरदशा आएगी तो उसकी रेमेडी करनी पड़ेगी। मैं लगातार एग्जांपल बता रहा हूँ। पाइसेस लगनी जिसकी है तो उसकी शनि की अंतरदशा आ गई कोई सी भी महादशा में, तो शनि भी उसके लिए खराब है, फिर उसके बाद बुध भी खराब है, फिर केतु भी बाई द वे खराब हो, और केतु अपनी प्रॉब्लम तो देता ही देता है, अच्छा भी होगा, तो वीनस की भी खराब है और सन की भी खराब है। तो लगातार 5 उसकी अंतरदशा है, ऐसे प्लैनेट्स की आएंगी जो उसके लिए अच्छे नहीं है। तो अब आपको जब भी जो अंतरदशा परेशान कर रही है उसकी रेमेडी करें। पिछली जो जा चुकी है उससे क्या मतलब है, उसे छोड़ दे। ठीक है जी, ठीक है, अभी कर रहा हूँ क्लास में। थैंक यू सर, नमस्कार, गुड नाइट।